एक्चुअली बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ठीक है, चल रहा है। कैसे आप सभी बच्चे? एक बार प्लीज जल्दी बताइए क्या हाल चाल आप सबके। आज मैं आपको पहले तो आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है हमारे सीएमए इंटर ग्रुप 2 के अंदर, इसका एक ब्रीफ आपको मैं बताऊंगा। जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है पूरे प्रिपरेशन के अंदर में। एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने जो हमारा सीएमए इंटर ग्रुप 2 का आपका स्टडी मटेरियल डेवलप किया है, जो आपके पास इंस्टीट्यूट की तरफ से आया हुआ है, उसमें उन्होंने कई जगह पे कई चैप्टर्स में एएस के मुताबिक और इंडेस के मुताबिक दोनों तरीके से फॉर्मेट, दोनों तरीके से चीजें आपको समझाई हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट का कुछ गाइडलाइंस है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसके ऊपर पूछेंगे, और आपका अगर किसी पे नहीं पूछेंगे तो क्यों नहीं पूछेंगे, उनके बारे में हम 4 से 5 मिनट का एक छोटा सा आपके साथ चर्चा करेंगे। एंड उसके बाद मेरे बच्चे आपके सिलेबस में प्रॉपर तरीके से आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के बाद एक बहुत ही गंदा जो हमारे सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बच्चे खौफ खाते हैं, उस चैप्टर की शुरुआत कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि उससे प्यारा कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। खामखा हमारे सीएमए की इंडस्ट्री के अंदर में, और वो सीएमए नहीं, सीएमए चाहे सीए चाहे सीएस, तीनों ही इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों खौफ खाते हैं। तो मैं आपके लिए वो बच्चे का खेल बनाने वाला हूँ, इतनी सारी बातें आपको लेकर आ रहा हूँ। एक बदमाश बच्चा बोल रहा है रितेश पांडे की डबल साउंड आ रहा है, ऐसा है या फिर सब कुछ ठीक है? जल्दी बताएं सारे बच्चे, क्योंकि हमें क्लास शुरू करनी है। क्या डबल साउंड आ रहा है या फिर ये बदमाश है, इसके कुछ लैपटॉप या मोबाइल में कुछ दिक्कत है? जल्दी बताइए। डबल साउंड आ रहा है? शिवम एक बार आइए। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप अपना बच्चे शिवम मत आओ आप। और आप जिनमें दिक्कत आ रही है, एक बार प्लीज अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप चेक कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से चीजें चल रही है। आइए शुरू करते हैं। पहले बिल्कुल दिमाग को शांत कर लो आप, और अगला 5 मिनट बहुत ध्यान से बात सुनेंगे। एग्जाम तक उस स्ट्रेटजी को, उस तरीके से, उस चीज को जो बताने वाला हूं, उसको आपको अप्लाई करना है। जितने बदमाश बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, उसको प्रेस कीजिए लाइक बटन, क्योंकि बहुत काम की चीज आपको देने वाला हूं। जल्दी से प्रेस करेंगे सारे बच्चे जितने लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुनिए मेरे साथ यहाँ पे बात। देखो, सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहले मैं एक ब्रीफ बता दूं आपको। ग्रुप 2 में बैंकिंग कंपनी के बारे में सिखाया जाएगा। बैंकिंग कंपनी की कल को आप सीए में बन जाएंगे, किसी बैंकिंग कंपनी में अगर आपका प्लेसमेंट होता है, तो बैंकिंग कंपनी का जो वर्किंग है वो किस तरीके से होगा, आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में जब हम अकाउंटिंग करेंगे, मान लो हमारा प्लेसमेंट अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी में होता है, क्योंकि आप सीएमए हो, आपका पूरा वर्ल्ड वाइड किसी भी फील्ड में आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने बुक में अकाउंटिंग कैसे करती है उसके बारे में सीखेंगे हम। इंश्योरेंस कंपनी यानी कि यहाँ पे। इसके बाद तीसरा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपका, यानी कि अगर कल को आप सीएमए बनने के बाद आपका बहुत ज्यादा प्लेसमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में होगा, आप देखेंगे आपका भरपूर प्लेसमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अंदर देती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अकाउंटिंग आपको पहले से पता होना चाहिए ना बच्चे। वो भी आपको सीएमए इंटर ग्रुप 2 आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर में सिखाया जाएगा। ये 3 चैप्टर तो आपको किसी भी हालात में छोड़ने नहीं है, अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट लेना है। और कंपनी जब आपके प्लेसमेंट में आएगी, जब हम सीएमए क्वालिफाई कर देंगे, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि यार हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई नहीं था, हमने बैंकिंग पढ़ाई नहीं था, हम तो छोड़ दिए थे। वो काम आपको नहीं करना है। तो इन पे बहुत मजे तरीके से पढ़िए। मैंने बहुत ही मस्त तरीके से चीजें आपको समझाई हुई हैं, और मैंने एक साइंटिफिक तरीके से ये जो आपका ये इंडेक्स मेरी बुक का है, जो बुक आपके पास गई होगी या जाएंगी, इस बुक के अंदर में मैंने क्या किया है कि दो जो कंपनियां हैं उनका अकाउंटिंग मैंने स्टार्टिंग में सिखाया, क्योंकि इनका फॉर्मेट अलग है, इनका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली अलग है। ये जो नॉर्मल अकाउंटिंग आप 11वीं 12वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं, उनसे ये काम नहीं करते हैं। इनका अकाउंटिंग अलग होगा, इनका अकाउंटिंग होगा। तो इन दो को सिखाने के बाद ना, फिर मैंने क्या किया, लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी रखा है, ताकि आप बिल्कुल कूल तरीके से तीनों के डिफरेंस को भी समझ पाए। ठीक है ना? इसके बाद बच्चे, इन 3 कंपनियों को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनियां हमारे देश में है, विदेश में है, वो सब जिस फॉर्मेट में अपना अकाउंटिंग करते हैं, वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे और दिमाग को शांत करके मेरी बात सुनेंगे। फिलहाल मैं अपने स्टडी मटेरियल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का।
आप जब अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खोलोगे ना बच्चे, तो इस चैप्टर के अंदर में उन्होंने क्या किया है कि जो आपको बातें सिखाई हैं, एक तो एज पर एस के मुताबिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वहीं पे उन्होंने क्या किया, एज पर इंडेक्स भी आपको दे दिया है। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं और इंडेक्स के मुताबिक कैसे बनते हैं। लेकिन वहां पे अगर दोनों को आप एक साथ पढ़ोगे ना, तो आप क्या, मैं भी अगर दोनों को एक साथ पढ़ूं तो मेरे दिमाग में 100% कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि एक फॉर्मेट आपका एस के मुताबिक, एक फॉर्मेट इंडेक्स के मुताबिक। ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ने एक गाइडलाइंस आपको निकाला है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि आपके एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो अगर हम इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका एज पर एस होगा, यानी कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडेक्स के मुताबिक वो यहाँ पे आपसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसका मतलब होता है। तो आप ध्यान देना, मैंने तो अपने स्टडी मटेरियल में एस के मुताबिक ही आपको थर्ड में सिखाया है। इंडेक्स के मुताबिक वो कैसे होगा, मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे आपका 14 चैप्टर के अंदर में इंडेक्स के मुताबिक, क्योंकि इंडेक्स की सारी अकाउंटिंग मैंने यहाँ पे अलग से आपको सिखाई हुई है। तो मेरे बच्चे, पता है क्या होगा, आप जब भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, भूल कर भी यहाँ पे एस और इंडेक्स दोनों के मुताबिक एक साथ मत सीखना, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जो पहले से आपने समझा है उसमें भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो बेस्ट क्या होगा, आप यहाँ पे एस के मुताबिक पढ़िए, और जो इंडेक्स के मुताबिक होगा वो अलग से आप यहां पढ़ लीजिए। इंडेक्स के मुताबिक आपका जो अकाउंटिंग होता है, उसमें वो एमसीक्यू पूछेंगे। उन्होंने कहा है कि हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, हाँ, लेकिन वो एमसीक्यू पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे स्टडी करेंगे वो अपने आप आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही, मैं क्या बता रहा हूं? मैं पूरे सिलेबस आपको जो पढ़ना है, जो पढ़ाऊंगा, उसका पूरा का पूरा तरीका बता रहा हूं। यहाँ पे आपने एस के मुताबिक पढ़ना है। इंडेक्स, अगर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देख रहे हैं, तो जितने भी वो इंडेक्स 1 के मुताबिक बोल रहे हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो हमेशा लास्ट में हम इकट्ठा करके इंडेक्स के साथ उसको स्टडी करेंगे। एक तो बात ये होगी। फिर हम आगे अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। जब ये अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स की बात आती है ना, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार ये तो 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे, वो इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें कि आपका ये छोटा छोटा एंट्री होता था। लेकिन मेरे बच्चे, सीएमए इंटर ग्रुप 2 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। उन्होंने आपका अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट रखे हैं, बहुत एंड तक कॉन्सेप्ट लेके चले गए हैं। तो आप यहाँ पे भी इस चैप्टर को आप इंजॉय करेंगे। जितना ये एडवांस होगा उतना आपको मजा आएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में नाउ, एक चैप्टर आपका है फॉलो पब्लिक ऑफर, राइट इशू एंड स्वीट इक्विटी शेयर्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगेन ये शेयर्स की अकाउंटिंग आपको सिखाएगा, और आपको ध्यान रखना होगा इससे वो हमेशा एमसीक्यू तो पूछते ही पूछते हैं। पिछली बार भी आया था एमसीक्यू, और हमेशा आएगा। थ्योरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। तो ये चैप्टर ना, मैंने देखा हुआ है कि एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें 2 घंटे सिर्फ डिवोट करने हैं आपको, और 4 से 5 नंबर तो हमेशा वो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। खैर, फिर आएगा आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू, बायबैक ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ध्यान दीजिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में अभी अभी अपडेट किया है। लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। जो क्लासेज आपको प्रोवाइड की गई है, उस क्लास के अंदर में जो नया उन्होंने जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डाला हुआ है नए रूल के मुताबिक, जो आज से 4-5 साल पहले ही उनको चेंज कर देना चाहिए था, वो इस बार उन्होंने चेंज किया। एग्जैक्टली उसी तरीके से क्लास गई है। तो ये भी एक बहुत प्यारा सा चीज है, बहुत सारे सेक्शन में स्टडी करेंगे। इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्टॉक परचेज प्लान, आपको बहुत मजा आएगा। और फिर आ गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बात और ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया ना थर्ड चैप्टर में, कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्होंने एस और इंडेक्स दोनों का यहां पे दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ एस के मुताबिक पढ़ेंगे। मैंने भी आपको यहां पे एस के मुताबिक पढ़ाना है, इंडेक्स के मुताबिक बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। उसी तरीके से मेरे बच्चे, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी एस 3 के मुताबिक होता है, और अगेन इंडेक्स 7 के मुताबिक होता है। आपके सिलेबस में एस 3 और इंडेक्स 7 दोनों है। लेकिन जब इंस्टीट्यूट से हमने पूछा कि दोनों फॉर्मेट बच्चों को क्या पूरा कंप्रिहेंसिव स्टडी करना है, तो इंस्टीट्यूट का आपका जो कमिंग जून 2025, माफ कीजिए, दिसंबर 2025, एंड उसके बाद के जितने भी अटेम्प्ट है, उसमें इंस्टीट्यूट ने आपके लिए गाइडलाइंस निकाला है। उस गाइडलाइंस के मुताबिक कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चे को आप एस 3 के मुताबिक पढ़ाओ। एस 3
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वो कहते हैं कि आप यहाँ पूछिए, अगर मैं एग्जाम में बच्चों से कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि अगर मैं बच्चों से कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछूंगा तो एस के मुताबिक ही पूछूंगा, यानी कि एस थ्री के मुताबिक आपको फिर यही पढ़ना है, एस 3 के मुताबिक। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देखोगे ना बच्चे, तो उन्होंने एस 3 के मुताबिक भी दिया हुआ है और उसी चैप्टर में वहीं पे उन्होंने इंडेक्स 7 के मुताबिक भी दिया हुआ है। हमने पूछा इंस्टीट्यूट से, फिर इंडेक्स 7 के मुताबिक आपने दे दिया। उन्होंने कहा कि इंडेक्स 7 के मुताबिक जब बच्चों को पढ़ाओगे तो आप यहां मत पढ़ाना, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। जब आप यहाँ पे लास्ट में इंडेक्स उनको पढ़ाओगे ना, तो इंडेक्स के मुताबिक आप यहां समझा देना। और उन्होंने खास कहा है कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर का, तो हम एस के मुताबिक ही पूछेंगे। इसका मतलब क्या हम इंडेक्स नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे बच्चे। इंडेक्स के मुताबिक एग्जाम में आपका क्या होगा, वो एमसीक्यू पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आएगा अभी तक के जो उनका गाइडलाइंस है उसके मुताबिक। तो दोबारा आप समझेंगे, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मैं जब आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा इन 9 क्लासेज के अंदर में, तो एस 3 के मुताबिक पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम इंडेक्स का जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंडेक्स का एबीसीडी आपको पता ही नहीं है। इंडेक्स को यहां पे समझाते समय फिर मैंने क्या किया, इंडेक्स 7 आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे देखेंगे जिसमें कि छोटे मोटे क्वेश्चंस आ गए, चाहे कोई आपका एमसीक्यू आ गया, तो आराम से हम वहां पे अटेम्प्ट कर लेंगे। मैक्सिमम जोर हमारा क्या होगा, यहाँ पे एस 3 के ऊपर होगा, 95% क्या 98%। ऐसे इंडेक्स 7 जो कैश फ्लो को डील करता है, कुछ ज्यादा चेंजेज नहीं है, बट फिर भी उसको हम क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे, उसके फॉर्मेट पे हम ध्यान नहीं देंगे। और फिर बाकी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आपको ये दिखा दिया, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। अगर सभी के मेरे जो कंटेंट है, वो मैं आप लोग का अभी जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए, अगर मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स ऐड करूं तो टोटल 76 बनता है। 76 लेक्चर को स्टडी करना, मेरा एक लेक्चर 2 घंटे का लगभग होता है। अगर 76 लेक्चर को आपने स्टडी किया, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका एंड हो गया, पूरा का पूरा सिलेबस एंड हो गया। और अगर आज से भी आप प्लान रेडी करते हो, आज से अगर प्लान रेडी करते हो कि रिजल्ट डेट जो आपका 11 अगस्त को आने वाला है, मैं यहां तक अपने कोर्स को खत्म कर लूं, तो मेरे बच्चे अगर आप पर डे 2 क्लासेज आज से भी दिखना शुरू करते हैं ना, तो इस समय तक आपका क्या होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारा एंड हो जाएगा। ये मैंने एक ब्रीफ आपको बातें बताई है। हाँ हर्षिता, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बच्चे आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस ऑडिट है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की ये बुक है। ऑडिट की जो है वो राघव गोयल सर जो फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं, उनका उन्होंने बताया कि लगभग 30 घंटे का लेक्चर उसमें है। आप बहुत आसानी से अगर आप 7 से 8 दिन यहाँ डिवोट कर लोगे तो ऑडिट खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपका एंड हो जाता है। होगा साक्षी, बट अभी फिलहाल मुझे मुद्दे पे आने दीजिए। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस हुआ। मैं एक बार आपको आप लेके आना चाहता हूँ चैप्टर के अंदर में, लेकिन उसके पहले बता दूं आपको, ध्यान रखना, कोई भी बच्चा आप में से कोई भी बच्चा 1, 2 और ये 3 चैप्टर को मत छोड़ना, अगर सीएमए में अच्छा प्लेसमेंट आप चाहते हैं तो। सर कोई चैप्टर इसमें है जिसको हम छोड़ सकते हैं? मेरे बच्चे कोई भी चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है। और ये जो लास्ट वाला है ना, इंडेक्स, ये स्टडी जरूर करना, क्योंकि बिना इस 15 क्लासेज को देखे बगैर फाइनल में एक सब्जेक्ट आएगा सीएफआर, आप वहां पे कमांड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सारा अकाउंटिंग ही आपको इंडेक्स के मुताबिक पढ़ना है। तो अभी देखा ना, 18-20 दिन के अंदर में आप, सॉरी 30-35 दिन के अंदर में पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस इंडेक्स ऑल्सो। तो फिर क्यों नहीं हम एंड करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। हाँ जी, कूल स्टोरेज कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं, आएंगे नहीं, हमेशा आ रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। और वो एस 3 के मुताबिक होगा, इंडेक्स 7 के मुताबिक नहीं होगा। और एस 3 के मुताबिक मैं पढ़ा चुका हूं। मैं अब क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं एक डिस्क्लेमर के साथ। जितनी बातें मैंने पीछे बताई है इंडेक्स और एस के मुताबिक, आज के गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर इनकेस कुछ चेंज होता है तो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा, बट मेरा मानना है कि कोई भी चेंज कमिंग अटेम्प्ट के लिए नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब आइए इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ये आगे बढ़ता हूं। मुझसे कोई पूछे ना बच्चे, इस पूरे सिलेबस के अंदर में अगर मुझसे कोई पूछे कि आप एक ऐसा चैप्टर बताओ जिसको कि आप कह सकते हो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, टफ तो कुछ नहीं होता, टफ आप भी जानते हैं कुछ नहीं होता अगर हम ठीक से समझे तो, लेकिन कोई एक चैप्टर कोई पूछे कि जरा बताओ कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आप किसको बोलोगे,
तो पता है मैं इनमें से किसी को भी कॉन्सेप्चुअल के नाम पे लेकर नहीं आऊंगा एक्सेप्ट आपका चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना बच्चे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, बहुत ही इसके अंदर में ट्रिक्स हैं। ये इन चैप्टर पे वही बच्चा मास्टर कर सकता है, मास्टरी कर सकता है, जो एक्चुअली कौन से अकाउंट्स के साथ खेलना जानता है। तो मैंने सोचा आज की क्लास में आज हम बच्चों को कौन सा चैप्टर को हम लेके चलें, क्योंकि लाइव में आने का मतलब कि कुछ तो फायदा बच्चों को होना चाहिए। तो मैंने बच्चे इसी चैप्टर के ऊपर में टारगेट किया हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू। क्या आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है क्या जिसने आज तक ये चैप्टर पढ़ा है? जरा एक बार प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइए, जरा मुझे बताइए कि क्या ये जो आपका चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू, आप में से कोई भी बच्चा है जो इस चैप्टर को आज तक कभी पढ़ाई किया है? देखो आपने 11वीं 12वीं क्लास में तो नहीं पढ़ा होगा, मैं इस बात को जानता हूं। हाँ, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन करके आप सीएमए के अंदर में आए हैं, तो आपने क्या क्या होगा, ग्रेजुएशन में इसको पढ़ा होगा। लेकिन कूल स्टोरीज एक बात बताऊं बच्चे, मैं आपको ये भी लिखने को देने को तैयार हूं कि इस चैप्टर का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है आपने नहीं समझा होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके अंदर में आएंगी, बहुत सारे मजा आपको आने वाला है। यस, लेकिन देखते हैं संक बोस कि आपने इसमें कितना आपने पढ़ाई किया, क्या आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, एक बार हम चेक करेंगे इसके साथ। आइए ना, मैं शुरुआत करता हूं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू का। आप लोग ना एक काम करोगे, बिल्कुल क्लास आपके साथ शुरू हो रही है, बिल्कुल क्लास आपकी मेरे साथ शुरू हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ में एक रजिस्टर रख लो और एक पेन रख लो। जब जब मैं बोलूंगा तो आपने क्या करना है, अपना रजिस्टर को ओपन करना है। और माफ कीजिए, उल्टा बोल दिया, रजिस्टर तो ओपन करके हमेशा रखेगा बदमाश। आपने क्या करना, जब बोलूंगा कि लिखो तो आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे, जब बोलूंगा कि रुक जाओ तो आप रुक जाएंगे। बिल्कुल क्लास में जिस तरीके से होता है ना, फिजिकल क्लास में आप मेरे साथ बैठ के बातें करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम चलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड बोनस इशू। आप एक काम करो, अपने रजिस्टर पे ऊपर में नाम लिखिए आपका, चैप्टर 6 की शुरुआत कर रहा हूं मैं पहले। सर 1 2 3 4 5 सब होगा, अरे चैप्टर 6 बोल दिया, सॉरी, 9th चैप्टर आपका, तो सब होगा। आप बस एक काम कर लो मेरे साथ कि यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड बोनस इशू का आप लिखिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारी बातें, ये मेरी बुक में आपको दिख जाएगा, लेकिन ये जितनी सारी बातें हैं ना, आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, बट कुछ भी नहीं समझ में आने वाला अकाउंटिंग के रूप में। मैं आपको इन सबको हटा के पहले यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। ये लीजिए, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। भगवान जी, मेरे बच्चों को सारी बातें समझाना जो मैं समझाना चाहता हूँ। और ये आपका रेडी हुआ मेरे साथ पहले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। हाँ जी, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे साथ, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये पूरा चैप्टर आप मेरे साथ लाइव ही चलेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू। और इस चैप्टर का ऊपर में जितने भी चैप्टर्स उनसे कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। ये नहीं कि आपने सर इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं पढ़ा तो हम कैसे समझेंगे। सब कुछ एबीसीडी सिखाऊंगा, आपको मजा आने वाला है। क्लास के बाद आप जरूर बोलेंगे कि हाँ सर सारी बातें समझ में आई। आइए ना, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख देना सेक्शन 55, सेक्शन 55 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। एक्चुअली दो चैप्टर को हम यहाँ पे एक साथ लेके चल रहे हैं। एक चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, दूसरे का नाम है बोनस इशू। एग्जाम में भी अक्सर देखा गया कि इनके जब क्वेश्चंस बनते हैं तो दोनों के एक साथ बनते हैं। तो फिलहाल मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, बोनस इशू के बारे में बाद में। और याद रखना इसका सेक्शन क्या है, 55 आपका है ना, 55। आप ना मेरे साथ एक काम कीजिए, एक बैलेंस शीट बनाइए। आप लिखो यहाँ पे एक बैलेंस शीट मेरे साथ बनाओ, ठीक इसके नीचे में बैलेंस शीट। और लिख दो यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च 2026। मान लो इस दिन का ये बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2026 का बैलेंस शीट है। और इस बैलेंस शीट के अंदर में आप मेरे साथ लिखो ना, जब मैं बोलूंगा कि मत लिखो तो फिर मत लिखना, लेकिन जब तक बोल रहा हूं आप लिखेंगे मेरे साथ। इस बैलेंस शीट के अंदर में कहता है कि बैंक, इस ये जो कंपनी है ना, ये बैलेंस शीट मान लो बच्चे ऑफ एक्स लिमिटेड है, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, ठीक है ना। इनके बैंक में मान लीजिए यहाँ पे 9 लाख रुपीज का अमाउंट है, 9 लाख रुपीज। और फिर कहता है इनके अदर एसेट्स,
अदर एसेट्स, इनके जो बाकी एसेट्स है ना, वो मान लीजिए आपका 21 lakhs का है। ये फिगर कुछ भी हो सकता है, बस दिमाग से क्रिएट कर रहा हूँ। तो 21 + 9 पता है कितने होते हैं? 30 lakhs रुपीज। आपने 30 lakhs रुपीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ये आपका टोटल यहाँ पे एसेट्स हो गया। ये 30 lakhs इस कंपनी के पास कहां से आया? तो हम इस साइड बताते हैं, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल। 30 lakhs रुपीज जो आपका इनका टोटल एसेट्स दिख रहा है, उसमें से इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके कहता है कि मान लीजिए 5 lakhs रुपीज का अमाउंट आया है। 5 lakhs रुपीज का अमाउंट। उसके बाद हमारे बच्चे इन्होंने क्या किया है कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी पैसा इन्होंने लिया था, है ना। और वो मान लीजिए अमाउंट आपका 7 lakhs रुपीज का अमाउंट है, 7 लाख रुपए। इस कंपनी का ध्यान से मेरे एक एक वर्ड को सुनना, क्योंकि हर एक वर्ड जो बोलने वाला हूं ना बच्चे, मैं उसको ना बड़े प्यार से आपके लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट भी कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से मेरे शब्दों को सुनेंगे भी आप। तो इनके जो टोटल एसेट्स 30 lakhs के है ना, इन 30 lakhs में इक्विटी का कितना है? 5 lakhs। प्रेफरेंस का कितना पैसा? 7 lakhs। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कंपनी का अपना पैसा होता है जो उन्होंने प्रॉफिट से कमाकर अपने पास इस टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। मान लो वो अमाउंट कितना ले लूं, चलो मान लीजिए वो अमाउंट आपका 10 lakhs रुपीज का अमाउंट है, 10 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 10 lakhs। और फिर इनकी लाइबिलिटीज, है ना, जितनी भी लाइबिलिटी यानी कि जितना भी इन्होंने कर्ज लिया है ना बच्चे, वो कर्ज तो बताओ कितना आ गया आपका? ये 8 lakhs रुपीज का अमाउंट। मैं बार बार कह रहा हूँ फिगर एज्यूम्ड है, कुछ भी हो सकता है, बस दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। और इस साइड में देखो ना, आपका टोटल कितना हो गया? 30 lakhs रुपीज। ये बैलेंस शीट बना लीजिए, और बैलेंस शीट बनाने के बाद बिल्कुल अब शांत हो जाइए, लिखना आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक बैलेंस शीट हमने बनाया एक लिमिटेड का 31 मार्च 26 को। इनका बैंक में 9 lakhs है, अदर एसेट्स 28 है, जिसमें कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर जो भी रहा होगा। इनके टोटल एसेट्स 30 lakhs के हो गए। ये 30 लाख रुपए के इस कंपनी के जो एसेट्स है वो कहां से आए हैं? कैसे 30 lakhs का एसेट्स क्रिएट हुआ? तो हमने कहा कि इक्विटी वालों से 5 lakhs रुपीज लिया है, प्रेफरेंस वालों से 7 lakhs लिया है। जनरल रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है कि कंपनी का वो पैसा जो किसी से लिया नहीं है, कंपनी ने खुद कमा के पैसा जो अपने बिजनेस के सेट्स में लगाया हुआ है, वो अमाउंट कितना है जी? 10 lakhs रुपीज का अमाउंट। और लायबिलिटी आपका 8 lakhs का अमाउंट है। आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ने के पहले, रिजर्व जो होता है ना बच्चे, ये कंपनी का अपना है। कंपनी रिजर्व, इस रिजर्व को, जनरल रिजर्व को जब चाहे तब कुछ भी कर सकती है। अगर कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को मन करता है कि भैया हम डिविडेंड दे दें, डिविडेंड दे दें, डिविडेंड, तो क्या करेंगे? वो रिजर्व में से क्या करेंगे? उनको डिविडेंड पे कर सकते हैं। मतलब कोई रोक नहीं सकता कंपनी को। ये कंपनी का अपना पैसा होता है, कंपनी कुछ भी कर सकती है, कंपनी की मर्जी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान रखेंगे। अब हुआ क्या, ये आपका एक बैलेंस शीट दिख रहा है दोनों साइड। अब आज क्या होता है बच्चे कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी इस, अच्छा एक पहले बताओ, बात बताओ, मैं आपकी बात करता हूं। मान लो इस कंपनी को आपने कर्ज दिया है, और आपने कर्ज कितना दिया है? 8 लाख रुपए का। आपने क्या किया बच्चे? इस कंपनी के लायबिलिटी में आप हो, मतलब इस कंपनी का जो टोटल इस साइड दिख रहा है उसमें लायबिलिटी में कौन हो? आप हो। आपने इस कंपनी को 8 लाख का कर्ज दिया है। पता है, कोई भी इंसान जब कंपनी को कर्ज देता है ना, मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, जब इस कंपनी को कर्ज देगा, तो कर्ज देते समय ये देखता है बच्चे कि कंपनी में मालिक यानी कि जो शेयर होल्डर्स है उनका पैसा कितना है। तो हमने देखा कि भैया इनमें इक्विटी कितना 5 और प्रेफरेंस कितना 7, 12 lakhs। दोनों इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस, कंपनी के मालिक ही तो होते हैं, मालिक होते हैं। तो जब भी मैंने, आपने या किसी ने इस कंपनी को जब कर्ज दिया था, तो देखा था कि कंपनी में ओनर का पैसा कितना है। पता हम क्यों देखते हैं? जिस कंपनी में ओनर का जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, वो कंपनी उतनी सेफ मानी जाएगी हमारे पेमेंट के लिए, है ना। अगर मान लो आज कंपनी बंद हो जाती है, तो क्या होगा जी? ये एसेट्स को बेच दिया जाएगा। बेचने के बाद पहले क्या होगा? लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। यही होता है ना बच्चे, लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। और लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद कुछ पैसा बचता है, तब हम क्या करते हैं? ओनर को देते हैं। तो जिस कंपनी के अंदर में जितना ज्यादा ओनर का पैसा होगा ना, कंपनी उतनी सेफ मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, मैं आगे की कहानी बता रहा हूं। पता है क्या हुआ? आज यानी कि 31 मार्च 2026 को इस कंपनी ने क्या किया कि ये जो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी जो जिन्होंने इनको कर्ज दिया है, इनका पैसा वापस कर अभी नहीं किया। उसने उसने कंपनी ने इनका पैसा वापस नहीं किया, लेकिन इनका पैसा वापस करने के बजाय वो अपने प्रेफरेंस शेयर जो है, कैपिटल है ना 7 lakhs,
इनका पैसा वो वापस करना चाहती है। यानी कि जो कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 7 लाख इस कंपनी में लगा हुआ है, कंपनी इस पैसे को वापस करना चाहती है। वापस करना मतलब उनको रिडीम करना, उनका पैसा वापस करना मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना आपका। अब जरा सोचो, मैं पढ़ाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये कंपनी आपका पेमेंट करने के पहले, अभी आपका पेमेंट नहीं किया, आपकी कर्ज कंपनी में इसी तरीके से है, और आपका पेमेंट करने के पहले अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी कि कंपनी के मालिक का अगर ये कंपनी पैसा वापस करती है, तो आपको क्या ऐसा नहीं फील होगा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ? मैं कमेंट सेक्शन में आप सबसे ये बात जानना चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि अगर ये कंपनी अपने लायबिलिटी का अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया और इनका पेमेंट किए बगैर अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यानी कि मालिक का जो पैसा था वही अगर वापस कर दे, तो बताओ आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ? बोलो ना हाँ या ना। ये सर होगा। क्यों नहीं होगा? जरा सोचो कि आपने कर्ज देते समय सोचा था कि पहले मेरा पेमेंट होगा, फिर कंपनी के मालिक यानी कि 12 लाख का पेमेंट होगा। इसका कोई बात नहीं है, ये तो कंपनी कुछ भी कर ले, लेकिन ये पैसा कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि हमारा पेमेंट ना हो जाए। और इस बदमाश ने क्या किया, अभी आपका पेमेंट नहीं किया और 7 लाख जो प्रेफरेंस वालों का है वो पैसा क्या करे, वो वापस कर रही है। मुझे बताओ इससे आपको परेशानी होगी कि नहीं होगी? सर होगी, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। अगर मान लो इनका पैसा वापस कर दिया और मान लो बाद में कंपनी बंद होती है, तो फिर तो हम अनसेफ हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 5 लाख बेस रह जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ये दिक्कत होगी सर। पता है क्या हुआ बच्चे? मेरे आपके जैसे जितने लोग ये लाइबिलिटी वाले थे ना, हम सब उठ के चले गए कंपनीज एक्ट 2013 के पास। लिखना भी बंद, आपको लिखना नहीं है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब बोलूंगा तो लिखना शुरू करना है। हम सभी लाइबिलिटी वाले इनके पास चले गए, हमने बोला कंपनीज एक्ट भैया, कंपनीज एक्ट भैया, ये कंपनी गलत काम कर रही है। इसने इसने मेरा पेमेंट तो किया नहीं और अपने मालिक का जो पैसा है ना वो वापस कर रही है। आप हमें बचाओ, क्योंकि हमारा विश्वास टूट रहा है इस कंपनी से, और अगर हमारा टूट गया ना तो ये तो दस्तूर बन जाएगा, सारी कंपनियां यही काम करेगी कि लायबिलिटी से कर्ज लेते समय ऑनर का पैसा ज्यादा दिखाएगी, और जब ऑनर से जब लायबिलिटी का पैसा आ गया तो फिर इनका पैसा वापस कर देगी। ये तो बहुत गलत हो जाएगा पूरे देश के कंपनियों के भविष्य के लिए। आप प्लीज कुछ करो। तो पता है क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 ने इस कंपनी को बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो गलत काम है। तो पता है इस कंपनी ने इनको बताया कि मैं क्या करूं, मजबूर हूं। इनसे जब हमने कर्ज लिया था तो कर्ज लेते समय कहा था कि पैसा आज से किसी का 8 साल, किसी का 10, किसी का 15 साल, जो भी एग्रीमेंट हुआ था हम उसके मुताबिक वापस करेंगे। लेकिन इनसे जब हमने पैसा लिया था तो पैसा वापस करने का जो डेट है ना वो आज आ चुका है, मुझे तो वापस करना पड़ेगा ना, मैं क्या करूं? जो कमिटमेंट किया था कि कितने समय के लिए हमने आपका पैसा लिया है, वो डेट ऑफ रिडम्पशन आज ही आ चुका है, हम क्या करें, हमें तो रिडीम करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया, दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लायबिलिटी वालों की बात भी सुनी कि भैया हमारा तो विश्वास ही टूट रहा है, और कंपनी की मजबूरी भी उसने समझा। तो पता है क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 ने एक बीच का रास्ता निकाला, एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते से लायबिलिटी वालों को भी अब कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी और कंपनी अपने प्रेफरेंस वालों का पेमेंट भी कर देगी। वो सारी जो आपकी बातें थी ना, वो सारी बातें वो इस कंपनीज एक्ट के सेक्शन 55 के अंदर में लिखी गई, सेक्शन 55 के अंदर में, है ना? तो आपको पहले याद रखना होगा कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सेक्शन 55 जो है, आखिर उसका जन्म क्यों हुआ? जन्म हुआ टू सेव करने के लिए द इंटरेस्ट ऑफ लायबिलिटी वाले एंड टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी वाले, दोनों के बीच के रास्ता को निकालने के लिए इस काम को किया गया। ठीक है ना? तो ये अब सेक्शन 55 में क्या क्या बातें बताई गई हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं। पहले सिर्फ इतना बता दो कि क्या जो बात मैं आपके दिमाग में स्ट्राइक कराना चाहता हूं वो बात क्लियर है कि नहीं। क्या यहां तक ये बात क्लियर है कि सेक्शन 55 क्यों आया जी? इसलिए ताकि लायबिलिटी वालों का विश्वास भी खराब ना हो कंपनी के ऊपर में, और कंपनी ने जो अपने प्रेफरेंस वालों के साथ जो कमिटमेंट किया था पैसा वापस करने का, वो कमिटमेंट भी टाइम पे मीट हो जाए। इसीलिए इस सेक्शन को इंप्लीमेंट किया गया है। जल्दी से बता दो, यहां तक की बात पहले आपके दिमाग में क्लियर है ताकि मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बताइए, यहां तक की बात क्लियर है? अरे जल्दी बताओ ना बदमाशो।
यहाँ तक की बात है, क्लियर है। सब तो बदमाश हैं, पता नहीं इनके, आज तो अभी ठंड का मौसम भी नहीं है यार कि इनके हाथ में कुछ हो गया है, बारिश मतलब अरे आप एक बार बोलो ना, ये लिखो तो कम से कम, आप ही लोग को पढ़ा रहा हूँ। एक बार आप इंटरेक्ट करोगे तभी तो लाइव सेशन का मजा आएगा, तो इंटरेक्ट में फिर क्या फायदा आपका। ठीक है, अब आप लिख रहे हैं, गुड। तो मैं ना अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 55 के अंदर में वो कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो अब ना आप एक काम करो, जहां पे ये बैलेंस शीट आपका एंड हुआ था ना, बैलेंस शीट के ठीक बाद आप मेरे साथ लिखिए जो मैं लिख रहा हूं, लिखेंगे अपने नोट के अंदर में, लिखेंगे आप एज पर, लिखे यहाँ पे, आप लिख रहे हैं अपने रजिस्टर में मेरे साथ, एज पर सेक्शन 55, एज पर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कहता है कि फॉलोइंग 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 बेसिक कंडीशंस, following basic conditions, following basic conditions must be satisfied, must be satisfied, must be satisfied before before redemption of, before redemption of प्रेफरेंस शेयर्स। कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिडीम करने के पहले, ध्यान रखना, के पहले, बिफोर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ कंडीशंस कंपनीज एक्ट में बोला गया है, वो कहा गया कि पहले आप उनको सेटिस्फाई कीजिए, अगर आप उनको सेटिस्फाई करेंगे तो ही आप प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब वो कौन से कंडीशन में आपको लिखाता हूं, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर वन कहता है कि कंपनी, साथ साथ लिखना है ना, आगे ना पीछे, कंपनी विल इशू, कंपनी विल इशू न्यू न्यू शेयर्स, कंपनी क्या करेगी जी, नए शेयर्स इशू करेगी। कौन से शेयर्स, ब्रैकेट में, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो इक्विटी हो, और प्रेफरेंस, चाहे वो प्रेफरेंस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, कोई भी हो, बट कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स, यानी कि इक्विटी या प्रेफरेंस, अप टू अप टू अप टू फेस वैल्यू, अप टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल, ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत ध्यान से आपको मेरी बात सुननी होगी, समझनी होगी, क्योंकि जो बातें लिख रहा हूं ना एक एक बात बच्चे, एक एक शब्द यहाँ पे एक एक हीरे के बराबर है, बस समझ लो आप। पहला कंडीशन कहता है कि भैया अगर कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना चाहती है, एक बार कोई मुझे बैलेंस शीट देके बताएगा, मुझे कोई बैलेंस शीट देके बताएगा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है, कोई मुझे बैलेंस शीट देके बताएगा। ये 7 लाख रुपए, देख रहे हो आप, जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना बच्चे वो 7 लाख रुपए के हैं। कहा गया है कि अगर 7 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि मालिक का पैसा अगर आप वापस करना चाहते हो, आप उनको रिडीम करना चाहते हो, रिडीम करो, कोई बात नहीं, लेकिन इनके रिडम्पशन के पहले आप नए मालिक यानी कि नए शेयर्स इशू कर दो, यानी कि एक मालिक जाए तो दूसरा मालिक आ जाए। हमें तो मालिक से मतलब है ना बच्चे, मालिक में वो शेयर्स राम के पास है, श्याम के पास मोहन, हम उससे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि भैया इनका विश्वास था कि इनके पेमेंट होने के बाद 7+5 यानी कि 12 लाख रुपीज का पेमेंट होगा, तो 12 लाख दिखना चाहिए जब तक इनका पेमेंट ना हो जाए। इसके लिए अगर 7 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा अगर आप वापस कर रहे हो तो उसके पहले 7 लाख रुपए के नए शेयर्स इशू कर दो। कौन से नए शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो, लेकिन आपको इशू करना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन 1 कहता है, ऐसा कंडीशन 1 कहता है। ये आपका निकल के आया, पहला कंडीशन आपका, कंडीशन 1 निकल के आया। ठीक है ना। अब पता है क्या हुआ यहाँ पे, जब ये कंडीशन बता दिया गया, मुझे सिर्फ ये बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताना कि अगर इनके रिडम्पशन के पहले, इनके रिडम्पशन के पहले अगर हम 7 लाख रुपीज के नए शेयर्स इशू कर देते हैं, तो मुझे बताओ अब लायबिलिटी वालों को कोई दिक्कत होगी क्या, इनका कोई विश्वास टूटेगा, इनका विश्वास कोई टूटेगा नहीं, टूटेगा। क्यों कि ये चला गया, ये चला गया तो नया 7 लाख के शेयर्स आ गए, तो 7 और 5 12 लाख रुपए अभी पहले भी थे, अभी भी रह गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बच्चे ये पहला तरीका बताया गया। एक बार मुझे कोई बताएगा, आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता दो,
ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ये कंडीशन कहां लिखे गए हैं, कहां बताए गए हैं? अरे ये कंडीशन कोई एग्जाम में आ जाए कि कहां ये बातें बताई गई, तो क्या बताएंगे आप बोलेंगे सेक्शन 55 के अंदर में। पता है, एक ऐसा चैप्टर ये आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें जबरदस्त थ्योरी, उन हर एक थ्योरी का, हर एक सेक्शन का एक एक वर्ड, उनको ही प्रैक्टिकली आपको इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको समझना होगा और आपको इंटरप्रेट करना होगा। आपको पता है कि लॉ के वर्ड्स कितने टफ होते हैं, उनका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो वही मैं आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिकली आपको इंटरप्रेट कर रहा हूं और फिर उसको मजे तरीके से हम क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास ये निकल के आ गया। पता है क्या हुआ, ये जो सेक्शन 55 है ना बच्चे, सेक्शन 55, इसने पहला तरीका बताया। कंपनी ने इनसे पूछा सेक्शन 55 या सेक्शन 55 या, आपने एक तरीका हमें बता दिया, ठीक है, कि अगर लायबिलिटी का रिडेम्पशन करना है तो उसके पहले नए शेयर्स इशू कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। क्या कोई और भी तरीका है क्या आपके पास? कंपनी ने पूछा कि अगर मैं ये तरीका नहीं करना चाहती तो क्या कोई और भी तरीका आप हमें दे सकते हो? तो ये सेक्शन 55 ने बच्चे कहा कि या तो कंडीशन वन पूरा कर लो, या फिर कहते हैं और का मतलब कि या फिर आपको दिया गया कंडीशन टू। कंडीशन टू, आप सुनना, सिर्फ आज ना, आज जब तक क्लास चलेगी सिर्फ मैं और आप हैं, और तीसरा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है, पूरा फोकस मेरे शब्दों पर रहेगा। कंपनी ने इनसे रिक्वेस्ट किया कोई और तरीका बता दो, ये तरीका हम नहीं करना चाहते। तो सेक्शन 55 ने एक और तरीका दिया। वो तरीका क्या, मैं आपको बताता हूं, लिखेंगे आप यहाँ पे। कहता है कि कंपनी कंपनी विल ट्रांसफर कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट एन अमाउंट एन अमाउंट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, साथ साथ लिखिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ redeemable redeemable preference shares from free reserve free reserve free reserve to, कहते हैं, कैपिटल कैपिटल रिडम्पशन कैपिटल रिडम्पशन रिडम्पशन रिजर्व। एक बात बोलूं बच्चों, आप किसी को बोलना नहीं, ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखा ना मैंने, इसको शॉर्ट में हम सीआरआर भी बोल सकते हैं। इवन एग्जाम में भी आप इसको शॉर्ट में सीआरआर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यहाँ पे लिखना अलाउड है। तो पहला क्या, कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स, नया शेयर्स इशू करेगी, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पहला कंडीशन। या फिर कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कहता है कि फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। सर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब बता दो। तो पहले आप यहाँ पे लिख लिया आपने, यस सर। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं, बहुत ध्यान से, सिंपल शब्दों में मेरा मतलब सुनिए। इसका मतलब क्या होता है, आप ना इस बैलेंस शीट को देखो। इस बैलेंस शीट को देखकर बताओ कि कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स 30 लाख के हैं, इन 30 लाख में से जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपए। दिख रहा है बच्चे, रिजर्व कितना दिख रहा है, 10 लाख रुपए। ये जनरल रिजर्व का मतलब पता क्या होता है, कंपनी जब चाहेगी ना ये पैसा अपने शेयर होल्डर को दे सकती है एज डिविडेंड। ये जनरल रिजर्व ना फ्री रिजर्व होता है। फ्री रिजर्व का मतलब कि जब चाहे कंपनी इस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ग्रुप में दे सकती है कि भैया घर लेके चले जाओ, आज मन करेगा आज दे देगी, कल मन करेगा कल दे देगी, मतलब कुछ भी कर सकती है। कहा गया, इनको ध्यान से सुनना, लिखना बंद करेंगे आप, जब बोलूंगा तो लिखना शुरू करना है। कंपनी को बोला गया कि देखो जी, 10 लाख रुपए का जो तुम्हारा जनरल रिजर्व दिख रहा है ना, अभी वो फ्री पैसा है, मतलब कभी भी बिजनेस से बाहर लेके जा सकते हो एज पर द रूल। आप एक काम करो, इसमें से मुझे बताओ कितने रुपए के शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, 7 लाख रुपए का। तो कहा गया कि जनरल रिजर्व जो आपका 10 लाख रुपए है ना, इसमें से 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज जनरल रिजर्व से निकालकर एक नाम लिखो यहां पे अपने पास, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और उसके नाम से क्या करो, ये 7 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दो।
यानी कि इस नाम से रिकॉर्ड कर दो। सर इससे होगा क्या? मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है कानून की नजर में, कि जब आपके पास जनरल, ये देखो पहले ये एंट्री नहीं है, पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, यहाँ पे देखिए। अभी जरा मुझे बताओ, इस बैलेंस शीट को देख के बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितना अमाउंट है, कंपनी उस पैसे का कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो आप कितना बताओगे? आप बोलोगे 10 लाख रुपए। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे कंपनी को बोला गया कि देखो, अगर आप 7 लाख रुपए के प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हो, तो जो पैसा 10 लाख रुपए आपका फ्री है ना, इसमें से 7 लाख रुपीज आप माइनस करके उसको एक नए नाम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम से क्या करो, आप उसको ट्रांसफर कर दो। इससे कर दो, इससे क्या होगा? तो जनरल रिजर्व जो पहले 10 लाख रुपए था ना बच्चे, मुझे बताओ 10 - 7 कितना रह गया? ये 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। यानी कि अब इस एंट्री के बाद अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में अगर रिजर्व का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है ना, तो सिर्फ वो 3 लाख रुपए कर सकती है, सिर्फ 3 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए करने का उसके पास राइट नहीं है, सिर्फ 3 लाख। और ये सीआरआर के नाम पे जो 7 लाख रुपए ट्रांसफर किया ना, तो आउट ऑफ टोटल एसेट्स ये 7 लाख रुपए अब ये कंपनी बाहर किसी को दे नहीं सकती। ये कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि सारी लायबिलिटी का पेमेंट ना हो जाए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम पे ट्रांसफर करने का मतलब होता है, जो फ्री पैसा था उसको हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया, इसका ये मतलब होता है। पहले मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये जो चीज बताया उसका मतलब क्लियर है? जल्दी से बताओ ना, हाँ ना। क्योंकि मैं आपसे ना सिर्फ डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्लास एंड होने के बाद ना आपके पास एक ही शब्द निकले कि हाँ सर, चैप्टर मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं कि ये जो सेकेंड उपाय आपको बताया गया, सेकेंड उपाय, कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास अगर फ्री रिजर्व, जो पैसा कंपनी कुछ भी कर सकती है, अगर बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, तो उसमें से जितने रुपए के शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, आप कसम खाओ कि वो पैसा बिजनेस से बाहर आप नहीं निकालोगे जब तक कि लायबिलिटी का पेमेंट ना हो जाए। और उसी को बोलते हैं फ्री पैसे को फ्रीज करना। यानी कि जनरल रिजर्व को उतने अमाउंट से कम करके सीआरआर के नाम पे ट्रांसफर कर देना। तो अब ये पैसा फ्रीज हो गया। अगर कंपनी चाहती है कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना, चाहे कुछ भी करना है, तो पहले 10 लाख का अमाउंट था, अब सिर्फ 3 लाख रुपए का अमाउंट रहा। क्या यहां तक की बातें क्लियर है आपको? यहां तक की बातें क्लियर है बच्चे आपको? जल्दी बताइए हाँ या ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर, आई हैव ए क्वेश्चन दैट अगर हम फ्रीज कर देंगे तो सीआरआर को तो इक्विटी प्रेफरेंशियल होल्डर्स को कहां से देगी? मेरे बच्चे, ये सवाल थोड़ा सा रुक जाओ सुरेश, मैं आगे क्लियर करूंगा। मैं ना ये, अगर आप बोलोगे सर इसको थोड़ा फिर से समझा दो, अगर आप कहोगे कि सर थोड़ा फिर से समझा दो, तो मैं आपकी भाषा में इसका मीनिंग समझा दूंगा। आपका सवाल इफ और पे है, वो इफ और अभी आगे आएगा ना। चैप्टर की शुरुआत किया है बदमाश, अभी एंड हमने थोड़ा ही किया है। और याद रखना, कसम खा लो, इस चैप्टर को पढ़ते समय पूरा फोकस आपके संतोष सर जितना बोल रहे हैं सिर्फ उस पर रखिए, क्योंकि बहुत सारी केस लॉ हो जाएंगे, बहुत सारी बातें भी आपके साथ करने वाले हैं, सुनेंगे। मैं इसको ना एक दूसरे तरीके से आपके लैंग्वेज में समझा देता हूं कि इसका मतलब होता क्या है आपके लैंग्वेज में। ये देखिए, ये ना एक एक बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं। आप बिलीव करो, ये बैलेंस शीट ना आपके पापा मम्मी का है। आपके पापा मम्मी मम्मी का मतलब एक एक सिंपल आपके लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में, ये फ्री रिजर्व टू सीआरआर का मतलब क्या होता है, मैं उसका मीनिंग समझा रहा हूँ। पता है, आपके पापा मम्मी के पास ना बैंक में खूब सारे पैसे पड़े हुए हैं। मान लो वो पैसा आपका 10 लाख रुपए, मान लीजिए पैसा 10 लाख रुपए में है। ये जो बैंक में पैसा 10 लाख रुपए में है ना, वो उनके सेविंग अकाउंट में है। मतलब कि आप डबल एंट्री सिस्टम में आपने रिकॉर्ड किया है कि मेरे पापा मम्मी के, मतलब पापा मम्मी ने रिकॉर्ड किया एक्चुअली, कि उनके पास जो 10 लाख रुपए है ना, वो उनके सेविंग अकाउंट में है। इसका मतलब ये होता है। आप देखो ये प्यारे से बच्चे, आप इतने प्यारे से बच्चे, आपको भी सीएमए क्वालिफाई करना है, पता नहीं कितने सारे काम करने हैं। तो आपने अपने पापा मम्मी को बोला कि पापा मम्मी, बैंक में जो पैसा वो कौन से अकाउंट में रखे हो? उन्होंने कहा कि सेविंग अकाउंट में। एक बात बताऊं, सेविंग अकाउंट में जो पैसा है ना, वो आपके पापा मम्मी कभी भी पैसा निकाल के कुछ भी कर सकते हैं। उनको कहीं घूमने जाना है, कोई मस्ती करनी है, कहीं खेलने कूदने जाना है, वो पैसा कभी भी कभी यूज कर सकते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि सेविंग अकाउंट मतलब कभी भी पैसा निकाल सकते हैं।
आपने अपने पापा मम्मी को एक एक बात बताई कि देखो जी, हमें डर लग रहा है कि अगर ये बैंक में जो पैसा सेविंग अकाउंट में है, अगर ये सारा पैसा आपने अपने काम पे अपने खर्च कर लिया, कल को जब मैं बड़ा होऊंगा, मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी पढ़ाई करने के लिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा मम्मी पापा? तो आपके मम्मी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, सेविंग अकाउंट में है ना, कितना पैसा तुम्हें रिक्वायरमेंट आएगा? आपने कहा कि 4 लाख रुपए की मेरी रिक्वायरमेंट आ सकती है मुझे आगे पढ़ाई करने पे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए में 4 लाख रुपए छोड़ के बाकी 6 लाख रुपए जो है ना, वही अपने मस्ती पे खर्च करूंगा, 4 लाख रुपए छोड़ दूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर आपके मम्मी पापा ने कहा कि 10 लाख रुपए जो उनके सेविंग अकाउंट में है, जो कभी भी खर्च कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए हम छोड़ देंगे आपके पढ़ाई के लिए और बाकी पैसा ये मस्ती पे खर्च करेंगे, क्या आपको इस बात पे विश्वास है? अगर आपके मम्मी पापा ऐसी बात करते हैं तो जल्दी कमेंट सेक्शन में यस या नो, क्या आपको विश्वास है? जल्दी बताओ ना बदमाशों, क्या ऐसी बात अगर आपके मम्मी पापा कहेंगे आपको विश्वास होगा? देखो सुरेश कहता है कि नहीं सर नहीं होगा, वो पहले आंसर लेकर आया, बोला कि नहीं सर नहीं होगा। और एक सच्चाई बताऊं, ये जो बाकी बच्चे यस यस कह रहे हैं ना, अब मत जाओ भावनाओं के अंदर में, इमोशन से अकाउंटेंसी नहीं चलता बदमाश। वो सुरेश ने ठीक बोला कि नहीं सर हमें विश्वास नहीं है, और यही हुआ, आपने बोला कि मम्मी पापा हमें तो विश्वास नहीं है, आप कहीं खर्च करोगे तो हम क्या करेंगे? तो आपके मम्मी पापा ने आपको ये विश्वास दिलाने के लिए देखो उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बैंक में कितना पैसा है? 10 लाख, कौन से अकाउंट में? सेविंग अकाउंट। उन्होंने क्या किया, सेविंग अकाउंट से 4 लाख रुपीज जितना आप कमिटमेंट मांग रहे थे, उन्होंने निकाल दिया। और निकाल कर आपको आपको पढ़ाने के लिए, यानी कि एजुकेशन फंड के नाम से अकाउंट उन्होंने ओपन कराया बैंक में, और उसमें क्या किया, 4 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर। बोला चलो ठीक है, सेविंग अकाउंट में तुम्हें डर है ना, लेकिन अगर मैं एजुकेशन फंड के नाम से बैंक में अकाउंट ओपन कराऊं और उसमें वो पैसा ट्रांसफर करूं, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो पैसा तुम्हारे लिए हो गया। अब उस सुरेश को क्या हुआ, इस बात का विश्वास हुआ कि हाँ इस बात को वो अब करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पैसा बिजनेस में ही है, बैंक में ही है, पैसा इधर उधर नहीं जा रहा है। लेकिन आपको विश्वास दिलाने के लिए मम्मी पापा ने क्या किया, सेविंग अकाउंट से उतना माइनस करके एजुकेशन फंड नाम से उन्होंने क्या किया, पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एग्जैक्टली सेम काम यहां भी हो रही है। कंपनी में टोटल एसेट्स 30 लाख रुपए के हैं, 30 लैक्स में से जनरल रिजर्व के नाम पे कितना है जी, 10 लाख रुपए। लेकिन ये पैसा कंपनी कुछ भी कर सकती है कभी भी। आपको विश्वास दिलाने के लिए, लाइबिलिटी वालों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसमें से 7 लैक्स जितने के शेयर रिडीम कर रहे हैं, उतना अमाउंट माइनस करके एक नया अकाउंट खोल रहे हैं सीआरआर, और उसके नाम से ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इस एंट्री से कोई पैसा आना जाना नहीं हो रहा है, ये नहीं कि बिजनेस में कुछ आ रहा है जा रहा है, बस आपको विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ एक एंट्री पास की जा रही है। जैसे वहां पे आपके मम्मी पापा ने सेविंग अकाउंट से माइनस करके उन्होंने एजुकेशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पैसा तो बैंक में ही है, पैसा बैंक में है, बैंक को बोला कि भैया एक नया अकाउंट खोल दे बदमाश, और इसमें से निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दो, तो पैसा वहीं पड़ा है, बट हमने क्या किया, नाम ट्रांसफर कर दिया। तो मेरे बच्चे, ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझना होगा, बिना आप इस लॉजिक को समझे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं अब जानता हूं कि अब इस सेकंड वाले का आपका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कंपनी अगर कहती है कि हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे फ्री रिजर्व टू सीआरआर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बता दो। यहां तक की बातें क्लियर है? नहीं रवि, लड़के भी बदमाश नहीं होते रवि, वो भी प्यारे होते हैं, हम भी प्यारे हैं, हम भी अपने मम्मी पापा को जानते हैं। बट एक्चुअली वो जो सुरेश ने बोला था ना, वो अकाउंटेंसी के लिए बोला, पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं। तो मुझे मुझे लग रहा है कि हाँ, अब यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए, और सवाल ही नहीं उठता कि अब यहाँ तक कोई डाउट उठे। कोई पूछ लेना बाहर का लेमैन कि यार ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे सीआरआर में ट्रांसफर कर रहे हो, इसका मतलब क्या? उनको समझाना, इसका मतलब संतोष सर ने कहा कि बस लाइबिलिटी वालों को विश्वास दिलाने के लिए हमने क्या किया जी, एक एंट्री पास किया है, फ्री रिजर्व टू सीआरआर आपका, और यहाँ तक बात क्लियर होगी। मैं इसको अब मिटा के बिल्कुल वही रखता हूँ जो हमारा पहले से था। ये लीजिए, ये लीजिए, ये हमारा, ये अभी हमने कुछ किया नहीं ना, तो वैसे रहा आपका ये कंडीशन। क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात सुनो। अब ये कंपनी जो है ना, फिर से गई कहां पे, सेक्शन 55 के पास, और कहा कि सेक्शन 55 आपने एक तरीका बताया, दूसरा तरीका बताया, कोई और भी तरीका है क्या आपके पास? हमें तो दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई तीसरा तरीका बता दो। तो पता है क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 में कहा गया, और या फिर उन्होंने
कंडीशन 3 दिया, कंडीशन 3 यानी कि तीसरा तरीका। और तीसरा तरीका मैं कहा कि भैया आप एक काम करो, ये कुछ नया नहीं है। उन्होंने कहा पार्टली फ्रॉम वन कर लो, पार्टली फ्रॉम वन एंड पार्टली फ्रॉम टू लो। आप ये भी कर सकते हो, पार्टली फ्रॉम टू आपका। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आप मुझे बताओ कितने के शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, 7 लाख रुपीज के। लिख दो पहले यहाँ पे पार्टली फ्रॉम वन पार्टली फ्रॉम टू। कहा गया कि देखो जी आप जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करो कितने के, 7 लाख के। तो एक काम करो, चाहो तो 7 लाख में 5 लाख रुपीज का नया इश्यू कर लो एंड 2 लाख रुपए से कसम खा लो, यानी कि फ्री रिजर्व टू सीआरआर कर दो। आप ये भी कर सकते हो। 1 लाख का नया इश्यू कर दो, कोई भी शेयर हो, इक्विटी या प्रेफरेंस चाहे दोनों आपकी मर्जी। 1 लाख का नया इश्यू कर दो, 6 लाख से कसम खा लो, या 6 लाख से ये कर लो, 1 लाख से ये करो, अरे कुछ भी करो, लेकिन वो 7 लाख जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हो रहे हैं उतने के तो आपको काम करना ही पड़ेंगे, उतने से तो उनका विश्वास मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो मेरे बच्चे ये आपका पूरा का पूरा बात हुआ। एक काम जरूर करना, जैसे ही ये आपका कंप्लीट हुआ ना, अब इसको क्या कीजिए, एक बॉक्स में डालिए। आप इसको एक बॉक्स में डालिए। मैं कसम खाता हूं सेक्शन 55 को समझाने के लिए ऐसे 7 से 8 बॉक्सेज आपको बनाऊंगा, सिर्फ 7 से 8 बॉक्सेज। उन 7 से 8 बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद ना इस चैप्टर में भगवान भी आके कोई क्वेश्चन आपको दे देना कि कर दो, आप फटाफट अपने आप कर देंगे। आपको संतोष सर या दुनिया में किसी की आपको जरूरत नहीं होगी। तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप जल्दी से पहले क्या कीजिए, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने क्या किया, आपका सेक्शन 55 में पहला आपको नोट दिया, पहला नोट दिया, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे, एक बार जल्दी से हाँ या ना, जल्दी से हाँ या ना, यहां तक हो गया। बोलो ना बदमाशो, अरे ठंड हाथ की निकालो ना और बताओ ना, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ये सर ठीक है। अब मैं आपको लेके आता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। और एक काम करो, जहां पे आपका ये खत्म हुआ ना बच्चे, जहां पे ये बॉक्स कंप्लीट हुआ, उस बॉक्स के बाद आप नीचे में, मैं वहां लिखूंगा, आप बॉक्स के नीचे में लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 1। आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे आप, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे। या एग्जाम्पल छोड़ो ना, आप लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि एज्यूम 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 इन above above given बैलेंस शीट, एज्यूम इन above गिवन बैलेंस शीट। कौन से बैलेंस शीट की बात कर रहा है, ये बैलेंस शीट, ये जो आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है। एज्यूम इन above गिवन बैलेंस शीट कहता है कंपनी कंपनी रिडीम्ड कंपनी रिडीम्ड इट्स प्रेफरेंस शेयर्स at par by issuing equity shares by issuing equity shares of ₹10 each। 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर्स कहता है कि इशू करके उन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया। मेरे बच्चे कहता है कि मेक जर्नल एंट्रीज, कहता है कि मेक जर्नल एंट्रीज। आपको ये एंट्रीज कहता है पास करने के लिए, एंट्रीज कहता है पास करने के लिए। और यहाँ पे आइए अब मेरे साथ सॉल्यूशन आप करेंगे। एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन 99% जो क्वेश्चन आएगा एंट्री पास करने का, एंट्री करना होगा। एंड वेरी सिंपल, आप जानते हैं कि एंट्री पास करना कितना आसान होता है। देखो मैं एंट्री क्या करूंगा, सुनेंगे। अरे जरा मुझे बताओ, पहले तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं, शायद आप भूल चुके होंगे कि एंट्री पास करने का तरीका किसी को आता है, एंट्री पास करना। अरे एंट्री पास करने आता है, ये देखो एक सिंपल सा तरीका दे रहा हूं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसको अप्लाई करना। बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है ना बच्चे, एसेट साइड, इधर का कोई भी आइटम अगर हमारा इंक्रीज करता है, अब सर ये क्यों बता रहे हो, हम बड़े बच्चे हैं, फिर भी हम आपको प्यारा प्यारा छोटा छोटा बच्चा समझ लेते तो कौन सा पाप कर रहे हैं, पूरा स्क्रैच से सब चीजें समझो ना।
बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितने नाम होते हैं ना, इनमें से कोई भी नाम अगर बढ़ता ना बचे तो हम डेबिट करते हैं, और अगर इनमें से कोई भी नाम अगर डिक्रीज यानी कि नीचे की तरफ आता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सर हमने बचपन में पढ़ा कम्स इन गोज आउट, आपको जो तरीका आता है वैसे करो ना बदमाश। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें एंट्री पास करना है तो सबसे सिंपल तरीका मेरे हिसाब से एसेट साइड का कोई भी नाम हो, कोई भी नाम बढ़ेगा तो डेबिट, घटना क्रेडिट करते हैं। और ठीक उल्टा इस साइड, इधर का कोई भी नाम अगर आपका इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज करता है कोई भी नाम हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे रिजर्व हो, तो हम ठीक उल्टा यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इनको क्रेडिट करते हैं। और इनका अगर डिक्रीज होता है, अगर ये कम होते हैं तो ठीक उल्टा हम इनको डेबिट करते हैं। आप इससे बहुत सारे बच्चों ने यही रूल पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास सीएमए इंटर ग्रुप वन में। और अगर आपने कुछ दूसरा पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो वैसे अप्लाई कीजिए, बट कॉन्सेप्ट आपका यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एसेट्स का कोई भी नाम बढ़ा तो डेबिट, घटना क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी या रिजर्व कुछ भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटना डेबिट करेंगे ना। आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर एंट्री नाउ। अब एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ये देखिए आप, सुनो मेरी बात, लिखिए मेरे साथ। ये सॉल्यूशन में आप लिख रहे हैं पहले जर्नल एंट्रीज। मुझे कोई बताएगा ये जर्नल एंट्रीज हम किसके बुक में कर रहे हैं? इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, जो हमारी कंपनी है ना एक्स लिमिटेड, हम उनके बुक में क्या कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं एक्स लिमिटेड के बुक में। जो पहला एंट्री होगा ना बच्चे, पहला एंट्री ये देखो आप, हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं। मुझे आप में से कोई बताएगा ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये देखो आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर मैं इनको रिडीम यानी कि इनको हटाऊंगा तो इनको हटाने के लिए मुझे इनको इंक्रीज करना होगा कि डिक्रीज करना होगा? सर डिक्रीज करना होगा, ऑब्वियस बात है। हम इनको हटा रहे, रिडीम कर रहे हैं, तो इनको डिक्रीज करेंगे यानी कि डेबिट करेंगे। तो आप पता है एंट्री करते समय क्या करना, एंट्री करते समय आप बोलना यहाँ पे क्या जी, कि हमारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप इसको डेबिट कर दो, क्योंकि अब हम इसको रिडीम कर रहे हैं यानी कि हम इनको हटा रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है बैलेंस शीट में? 7 लाख। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 7 लाख रुपीज हमने डेबिट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट किया, लेकिन आप इनका पेमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप सेक्शन 55 को कंप्लाई ना कर लो। बिना सेक्शन 55 को कंप्लाई किए बगैर आप इनका पेमेंट नहीं कर सकते। तो पता मैं क्या बोलूंगा, तो मैं यहां बोल दूंगा ठीक है जी, मैं एक नई लायबिलिटी अपना बढ़ा रहा हूं जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। हमने यहाँ पे पेमेंट करने की एंट्री की ही नहीं, हमने तो ड्यू करने की एंट्री की कि भैया हमें क्या करना है, 7 लाख रुपीज प्रेफरेंस होल्डर को देना है। ये लिख दो यहाँ पे नरेशन, अमाउंट, अमाउंट ड्यू किया हमने, ड्यू टू किसको जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था ना बच्चे, उस कैपिटल को हमने क्या किया, हटा दिया, कैपिटल को हटा दिया, और उसके जगह पे नई लायबिलिटी बढ़ाई जिसका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये हमने ड्यू करने की एंट्री की, ड्यू करने की एंट्री की, ठीक है ना। यस सर, पता है, एक बात बताऊं, ड्यू कर लिया ठीक है, लेकिन जब तक आप सेक्शन 55 नहीं कंप्लाई करोगे, जब तक सेक्शन 55 नहीं कंप्लाई करोगे तब तक आप इनका पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट किया तो आपका एक्ट का वॉयलेशन होगा और फिर आपके ऊपर बहुत सारी सजाएं हो जाएंगी। अब हम सेक्शन 55 कंप्लाई करेंगे, सुनो ना मेरी बात। मैंने आपको 3 तरीका बताया, मेनली 2 तरीका, या तो नया शेयर्स इश्यू किया जाएगा या फिर कंपनी क्या करेगी जी, कसम खाएगी। मुझे आप इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि क्वेश्चन में कौन सा तरीका बोल रहा है अप्लाई करने के लिए, 1 या 2, जल्दी बताइए। क्वेश्चन को पढ़ के बताइए कि आपको सेक्शन 55 कंप्लाई करने के लिए वो कौन सा तरीका बोल रहा है, पहला या दूसरा? यस, पहला बोल रहा है, क्योंकि कहता है भैया आप ना यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को इशू कीजिए। यस यस, इक्विटी शेयर्स को इशू कीजिए। तो हमें क्या करना होगा बच्चे, सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए सेकंड एंट्री पास करना होगा इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए। अगर मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा तो बैंक में पैसे आएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर इक्विटी शेयर्स इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और हमारे बिजनेस में कौन सा कैपिटल बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ने एक गेम खेला, कहता है कि इक्विटी शेयर इशू हुआ है और एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे वो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया। और बिलीव करो एग्जामिनर कभी नहीं बताएगा,
वो नहीं बताएगा कि इक्विटी शेयर्स आपको कितने इशू करने हैं। आप बताओ ना, आप इतने स्मार्ट बच्चे हो और मैंने आपको यहाँ पे लिखाया भी है, पॉइंट 1 पढ़ के बताओ कि जो इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे, मानता हूं कि एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन टोटल जो इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा वो कितने रुपए का होगा। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स अप टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस रिडीम हो रहे हैं ना बच्चे, उनका जो फेस वैल्यू है, मुझे बताओ जो प्रेफरेंस रिडीम हो रहे हैं उनका फेस वैल्यू कितना, 7 लाख। तो 7 लाख रुपीज के हमें नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा इक्विटी, तो कोई बात नहीं, हम इक्विटी इशू कर लेंगे, लेकिन 7 लाख रुपीज का, तो 7 लाख रुपए का अगर आपका इशू होगा, तो याद रखना एक शेयर 10 रुपए का है, यानी कि कंपनी ने यहाँ पे इशूड, कंपनी ने इशू किया, इशूड 70,000, 70,000 कौन सा, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच। क्यों इशू किया, तो टू कंप्लाई सेक्शन 55, टू कंप्लाई सेक्शन 55, है ना, सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए आप यहां से ये जो लिखा था उसको हटा दीजिए, वो नरेशन में आपको देना होता है कि भैया हम इशू करेंगे। तो हमारे पास 7 लाख रुपीज का शेयर इशू हो गया, लीजिए हमने काम पूरा कर दिया, कर दिया हमने इशू यहाँ पे 7 लाख रुपए के, यानी कि हमने 70,000 शेयर 10 रुपए वाले 7 लाख रुपए के इशू किए होंगे। वो बोले ना बोले, हमें तो इस बात को पता है ना बच्चे, तो हमने काम कर दिया। मुझे बताओ, पहली एंट्री में आपने क्या किया, ड्यू किया, ठीक है ना। दूसरी एंट्री में सेक्शन 55 कंप्लाई कर लिया, विश्वास मेंटेन हो गया। मुझे बताओ, अगर आपने नए शेयर्स इशू कर दिए, तो क्या अब इनका पेमेंट करने से कोई रोक सकता है क्या आपको? बोलो ना, मैं पूछ रहा हूं, क्या जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 7 लाख का है, अब उनका पेमेंट करने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या क्या फुलफिल कर दिया। तो अब इनका पेमेंट कर दो। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लायबिलिटी दिख रही है ना बच्चे, अब इस लायबिलिटी को हटा दो क्रेडिट से। तो क्रेडिट से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को आप डेबिट कीजिए। कितना अमाउंट आपका, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए से। और पे कर दिया ना हमने, पे कर दिया ना, तो हम क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट। लीजिए, हमने पेमेंट कर दिया, हमें कोई नहीं रोक सकता पेमेंट करने से, क्योंकि सेक्शन 55 कंप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे पेमेंट मेड, ये आपने पेमेंट मेड, पेमेंट कर दिया किसको जी, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमने काम पूरा कर लिया, ये हमने काम पूरा कर लिया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस चैप्टर में क्यों परेशानी है, क्या दिक्कत है। इतना प्यारा चैप्टर है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट एंड सीएस इंस्टीट्यूट तीनों का अगर जो एग्जामिनर रिव्यू निकाला जाए ना, तो कहा जाता है तीनों में ऑन एन एवरेज लगभग 13.8%। लिख लो कहीं पे, आप देख लेना, आप चेक कर लेंगे इस बात को, अगर कोई आपका नोन होगा किसी के अंदर में, तो 13.8% जो बच्चे हैं ना, वही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं और सही करते हैं। बाकी सब जो अटेम्प्ट करते हैं वो गलत करते हैं। पता नहीं इस चैप्टर में क्या खास बात है, इतने प्यारे प्यारे शब्द है, इतना बेहतरीन तरीके से सेक्शन 55 का इंटरप्रिटेशन है। जो बच्चा इंटरप्रेट कर लिया, बच्चे का खेल है। और 8-8 10 नंबर के क्वेश्चन आते बदमाश, सिर्फ छोटी छोटी बातों के लिए। तो पहले आप यहाँ तो कॉपी कर दीजिए। ये हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जो बैलेंस शीट में मैंने आपको दिखाया। एग्जाम में पता क्या करेगा, एंट्रीज पूछेगा, कहेगा कि भैया बैलेंस शीट भी बना दो आफ्टर रिडम्पशन। तो मुझे बताओ, अगर आफ्टर, मैं यहां बना देता हूं, आप इसके नीचे बना लेना। मैं इधर बना देता हूं, ऊपर में, आप इसके नीचे बना लीजिए। मैं एक बैलेंस शीट दिखाता हूं आपको, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड आप नीचे करना एंट्री के बाद, और ब्रैकेट में आफ्टर रिडम्पशन, आफ्टर रिडम्पशन। अगर रिडम्पशन के बाद मैं इसके बैलेंस शीट को आपको दिखाऊं, तो इसके बैलेंस शीट में क्या होगा, ये देखो आप यहाँ पे, ये तो कोई भी बना सकता है यार। आप मुझे बताओ, बैंक में पहले कितना था, 9 लाख, नजर यहाँ ना, नजर यहाँ बैलेंस शीट में देखो, पहले बैंक में 9 लाख था। 9 लाख के बाद पहली एंट्री में कुछ हुआ बैंक में, नहीं। दूसरी एंट्री में 7 लाख आए, तो 9 + 7 कितना हो गया, 16। 16 के बाद देखो फिर 7 चला गया, तो कितना रह गया, 9 लाख। तो हमारे पास क्या हुआ जी, बैंक में जो पैसा है ना, बैंक में पैसा वो कितना रह गया, 9 लाख रुपीज, है ना। और जो हमारे बाकी एसेट्स हैं, अदर एसेट्स, वो कितना है जी, 21 लाख। उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो वो 21 के ही रह गया आपके। तो ये कितना आपका हो गया, 30 लाख का अमाउंट यहाँ पे। इस साइड में जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, नजर यहाँ,
पहले से 5 था और आपने 7 लाख का और इशू किया, तो 5 प्लस 7 कितना हो गया? 12 लाख। जो एंट्री पास किया बस उसका इंपैक्ट आपको दिखा देना है। जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब वो रिडीम हो चुका है। तो ये नाम एग्जाम में लिखो ही नहीं, अगर लिखे तो आपको नील लिखना पड़ेगा, या तो लिखो ही नहीं, अगर लिख दिया तो कोई बात नहीं, नील लिखना पड़ेगा। फिर जनरल रिजर्व हमारा आज भी उतना ही फ्री पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कोई कसम नहीं खाई है, वो एज इट इज अभी दिख रहा है। कितना अमाउंट है जी आपका? 10 लाख रुपए का अमाउंट, आपका 10 लाख का अमाउंट। और जो लाइबिलिटीज है हमने उसमें भी कोई चेंज नहीं किया। लाइबिलिटीज देखो आपका कितने का बता रहा है? 8 लाख, तो 8 लाख का अमाउंट है ना, दोनों साइड 30-30 आपका हो गया। बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ खास नहीं, तो आपको दिख रहा है कि आप देखो ना, यहाँ देखिए पहले यहाँ के बैलेंस शीट में, यहाँ के बैलेंस शीट में पहले मेरा पेमेंट होगा फिर 12 लाख का, पहले मेरा पेमेंट होगा फिर 12 लाख का, मतलब विश्वास आपका कहीं भी टूटा नहीं है। ये फर्स्ट तरीका होता है आपके विश्वास को मेंटेन करने का, इसमें कोई डाउट नहीं सर, प्लीज कॉपी करें आप। ये पहला तरीका हमारा हो गया। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया बच्चों, यहां तक हो गया? बोलो ना, यहां तक हो गया बच्चों? नहीं बताओगे आप लोग? यहां तक हो गया? यहां तक हो गया बदमाशो? हाँ या ना? बैलेंस शीट बना लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। अब आइए मेरे साथ लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो आप ना रेडी कीजिए सोल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका, पहले फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 करने के पहले जब बैलेंस शीट पूछेगा ना, तो बैलेंस शीट आपको इस फॉर्मेट में नहीं बनाना है। ये तो आपका पहले का पुराना फॉर्मेट, नया फॉर्मेट पता है कि कंपनी का क्या होता है, हम सीखेंगे ऊपर में आपके चैप्टर के अंदर में, या सीख चुके होंगे, देखेंगे। ये बैलेंस शीट एग्जैक्टली कैसा बनेगा जब मैं बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो वहां पे हम नए फॉर्मेट में ही आपको बनाएंगे। अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फटाफट हमको इसी तरीके से दिखा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका। एक बैलेंस शीट जल्दी से आप मेरे साथ बनाइए। बैलेंस शीट ऑफ यहाँ कहता है कि एक्स लिमिटेड है, बैलेंस शीट कहता है कि एक्स लिमिटेड का है। और इस बैलेंस शीट में फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए बगैर, हमारी स्पीड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मुझे लगेगा आपको बातें समझ में आने लगी है, मैं स्पीड तेज कर दूंगा। लिखो बैंक में, मान लो आपका यहाँ पे 12 लाख का अमाउंट है, कुछ भी हो सकता है, दिमाग से निकाल रहा हूं। और जो बाकी एसेट्स इस कंपनी में है ना, बाकी एसेट्स जो इस कंपनी में है, वो मान लो आपका यहाँ पे 18 लाख रुपीज का अमाउंट है। तो ये टोटल कितना हो गया? 30 लाख। सर ये हम बनाए? हाँ बदमाश, जितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है मेरे साथ लिखोगे तो आपका माइंड और उस तरीके से उस पर बैठेगा, चीजें समझेगा, इंटरप्रेट करेगा। यहाँ पे कहता है इस साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, मान लो यहाँ पे 6 लाख रुपीज का अमाउंट है, 6 लाख का। फिर कहता है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका यहाँ पे कितना ले लो, चलो 8 लाख रुपीज ले लेता हूँ, 8 लाख। और कहता है कि जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व होते हैं, है ना, कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो ये आपका 11 लाख रुपीज का अमाउंट है, 11 लाख रुपीज का अमाउंट। और फिर हमारी यहाँ पे क्या आ गई? लाइबिलिटीज। फिर हमारी यहाँ पे आ गई लाइबिलिटीज। बताओ लाइबिलिटी कितना? तो टोटल इधर भी 30 लाख होना चाहिए, तो मुझे बताइए 30 लाख में ये 5 लाख बच गया आपका, तो 5 लाख रुपए की हमारी लाइबिलिटी हो गई। ठीक है ना, 5 लाख के हमारे यहाँ पे लाइबिलिटी निकल के आ गई। ये बैलेंस शीट आपका है एक्स लिमिटेड का। कहता नीचे में लिखेंगे यहाँ पे कंपनी रिडीम्ड रिडीम्ड इट्स प्रेफरेंस शेयर्स, इट्स प्रेफरेंस शेयर्स बाय यूटिलाइजिंग, ध्यान से शब्दों पे ध्यान देना, बाय यूटिलाइजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, इट्स ओन रिसोर्सेज। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इस चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें 2 क्वेश्चन को उन्होंने गलत ही लिखा है। मैंने वो भेज दिया है सही करके कि इसको ऐसे कीजिए, होपफुली वो कुछ महीने में सही कर लेंगे। बट उनका जो अभी स्टडी मटेरियल जो आपके पास आया होगा इंस्टीट्यूट का, उसमें गलत 2 क्वेश्चन का इंटरप्रेशन है, गलत सॉल्यूशन है। तो मैं उसको सही करके यहाँ पे आपको बताऊंगा, मैंने उस क्वेश्चन को इस बुक में रखा भी है।
कंपनी रिडीम्ड इट्स प्रेफरेंस शेयर्स बाय यूटिलाइजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, कहता है कि मेक एंट्रीज, आपको यहाँ पे क्या करना है जी, एंट्रीज पास करना है, एंट्रीज पास करना है। आइए ना शुरू करते हैं। लिखो मेरे साथ, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मैं इस साइड लिखूंगा, आप इसके नीचे लिखेंगे, आप सॉल्यूशन लिखेंगे। आप सॉल्यूशन में जर्नल एंट्रीज आप पास कर रहे हैं किसके बुक में, इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड आपका, ठीक है ना, एक्स लिमिटेड के बुक में। मुझे बताओ पहली एंट्री क्या होगी। देखो ना, ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना बच्चे, 8 लाख रुपीज, हम इनको हटाएंगे, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि कैपिटल का कम होना डेबिट किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिए। और क्योंकि अब नरेशन ऊपर बता चुका हूं, तो बार बार क्यों लिखूं, आपको एग्जाम में हमेशा लिखना है, मैं फटाफट करूंगा। 8 लाख रुपीज ये हटाया, और पता है मैं ये पैसा किसके नाम पे ट्रांसफर करूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। हमारे ऊपर में अब ये पैसा वापस करने की जिम्मेदारी, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो लायबिलिटी बढ़ाना, क्रिएट करते हैं, वो हमने क्रिएट कर दिया। पहली एंट्री हमने पास कर दिया, फर्स्ट एंट्री वी हैव डन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड एंट्री सुनना ध्यान से। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने ड्यू करने की एंट्री कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनको पेमेंट करने की एंट्री तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सेक्शन 55 कंप्लाई ना कर दो। इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि कंपनी अपने रिसोर्स को यूज करना चाहती है, अपना रिसोर्स। अरे कंपनी का अपना रिसोर्स क्या होता है, रिजर्व। कंपनी का अपना रिसोर्स क्या है, कंपनी का अपना रिसोर्स जो कंपनी ने खुद क्रिएट किया है, रिजर्व। तो रिजर्व यूज करने का मतलब कि वो बस एक कसम खाना चाहती है, वो नए शेयर इशू नहीं करना चाहती, वो कसम खाना चाहती है कि ठीक है जी, ये जो रिजर्व है ना 11 लाख, इसमें से 8 लाख जितने रुपए के प्रेफरेंस रिडीम हो रहे हैं, 8 लाख रुपीज से वो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट को वो डेबिट कर देंगे। जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कंप्लायंस उतने से ही चाहिए, मतलब फेस वैल्यू। और इसको किस नाम से ट्रांसफर करेंगे, दे विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हम क्या करेंगे, इस 8 लाख रुपीज को ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, बीइंग बीइंग अमाउंट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, अमाउंट ट्रांसफर्ड to CRR, CRR to comply section 55, to comply सेक्शन 55। जो नई एंट्री आएगी ना, मैं उसका नरेशन तो लिख दूंगा कि ऐसे लिखा जाएगा, बाकी आप तो जानते ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जनरल रिजर्व, इस बार कसम खा रहे हैं, इस बार हम नया इशू नहीं कर रहे हैं। कंडीशन 2 आपका, रिजर्व को कम करके हमने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। और एक बार जब सेक्शन 55 कंप्लाई हो चुका, तो तीसरी एंट्री में अब हम क्या करेंगे, इनका पेमेंट कर देंगे। यानी कि आप यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, और पे कर दिया ना, तो हम क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट। इनका हमने पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया, 8 लाख, 8 लाख। लीजिए हमारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले में ड्यू की एंट्री, पेमेंट की एंट्री करने के पहले इस बात को बस ध्यान रखना कि सेक्शन 55 आपका कंप्लाई हो जाए, क्योंकि अगर वो कंप्लाई नहीं हुआ तो ही आपको दिक्कत होगी। तो हमने कंप्लाई किया, फिर पेमेंट करने की एंट्री कर दी, है ना। प्लीज कॉपी करेंगे। ये हो गया आपका। मैं आपको ना अब एक बैलेंस शीट भी फटाफट दिखा दूं कि अगर बैलेंस शीट हमें बनाना पड़े एक्स लिमिटेड का एग्जाम में आफ्टर रिडम्पशन, अभी फॉर्मेट में नहीं जा रहा, बिलीव कीजिए, कसम खाता हूं, जब बुक से क्वेश्चन सोल्व कराना शुरू करूंगा ना, तो जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सब नए फॉर्मेट जो आपका कंपनी पे अप्लाई होता है, हम उसी के हिसाब से करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। बट यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे ना, देखो अब यहाँ पे क्या होगा। बैंक में पहले से कितना था, नजर यहाँ, नजर यहाँ, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, बैंक में पहले से कितना था, 12 लाख। अब बताओ 12 लाख के बाद यहाँ पे कोई बैंक में ना, यहाँ कुछ बैंक में नहीं, कसम खाने से कोई पैसा आता जाता थोड़ा ही है, जो पहले से उसी में हमने क्या किया जी, बस आपका ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ देखो 8 लाख चला गया, तो 12 माइनस 8, अब हमारे बैंक में कितना रह गया, बैंक में हमारे पास कितना रह गया, 4 लाख रुपीज का अमाउंट, 4 लाख रुपीज का अमाउंट। अदर एसेट्स में कोई चेंज है नहीं, तो हमारा जो अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स, वो हमारा आज भी कितना रह गया, 18 लाख का अमाउंट,
18 lakhs। टोटल एसेट्स हमारे कितने हो गए? 22 lakhs रुपीज का अमाउंट, 22 lakhs। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सुनो जरा मेरी बात सुनो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। इक्विटी 6 lakhs का अमाउंट था। आप बताओ 6 lakhs के बाद यहां कुछ चेंज आया क्या? इक्विटी में कोई चेंज आया? नहीं सर। तो हमारा 6 lakhs ही रह गया, 6 lakhs आपका। मेरे बच्चे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो चुके हैं। आप चाहो तो उसको आप यहाँ पे ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लिखोगे तो आपको कितना दिखाना पड़ेगा? नील। वो रिडीम हो चुके हैं। जनरल रिजर्व जो 11 लाख रुपए आपके पास था कि भैया हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी, अब वो 11 नहीं रहा, 11 में से आपने 8 लाख सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, तो अमाउंट कितना रह गया? 3 लाख रुपए का अमाउंट। और यहाँ पे CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एक नया नाम क्रिएट हो रहा है ना, 8 लाख रुपए। देख रहे हो आप यहाँ पे 11 लाख में से 3 लाख यहाँ रह गया, 8 लाख चला गया सीआरआर अकाउंट में, सीआरआर अकाउंट में। और इसके बाद जो लायबिलिटी है ना 5 लाख का, उनमें तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, वो तो वैसे ही रह गया 5 लाख रुपए का अमाउंट आपका। दोनों साइड अभी भी टैली कर रहा है, कितना जी? 22 लाख, 22 लाख रुपए का। तो दिस इज द वे टू सोल्व द क्वेश्चन आपका। मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है। ये बहुत सिंपल है। रिडम्पशन के बाद आपका बैलेंस शीट बनाना है, जो पहले से बैलेंस शीट में है उसमें जहां जहां चेंजेस आए उसको कीजिए और काम पूरा है। देखो ना, एक बार यहाँ नजर, यहाँ नजर, यहाँ नजर, यहाँ लायबिलिटी वालों का पहले क्या था जी? मेरे पेमेंट होने के बाद, यहाँ देख रहे हैं, मेरे पेमेंट होने के बाद 8 + 6 14 lakhs का पेमेंट होगा। यहाँ अभी भी है, मेरे पेमेंट होने के बाद 8 + 6 14 lakhs बिजनेस से बाहर जाएंगे। वो कोई पैसा बिजनेस से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक कि हमारा पेमेंट ना हो जाए। तो बात पूरी हो गई। यहां तक बातें क्लियर है बच्चे? एक बार स्माइल फेस के साथ बताओ ना, क्योंकि आप बहुत ही गंदे चैप्टर को, बिलीव करो, अगर आपको संतोष सर पे विश्वास नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के पहले ना किसी बच्चे को बोल देना रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। वो दहशत से पता नहीं उसके अंदर में क्या क्या हो जाएगा। कोई बच्चा यहां गिरेगा, कोई वहां गिरेगा, आप नहीं गिरोगे, क्योंकि आपने इस चैप्टर में जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किया है। कोई भी एग्जाम में कहीं तरीके से क्वेश्चन आएगा, आप बहुत आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। यहां तक की बातें क्लियर है? जल्दी बताइए मुझे। हमने हमने अभी तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, हमने तो सिर्फ ये बताया कि सेक्शन 55 कंप्लाई करने का एक तरीका था नया इशू करना, दूसरा सीआरआर बनाना। एग्जाम में जो तरीका बोलेगा उस तरीके से आप एंट्री पास कर लेना, कहाँ कोई परेशानी है, कहाँ कोई दिक्कत है। ठीक है। प्रांता कहता है कि सर अभी तक तो क्लियर है, जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो अटक जाते हैं। कैसे अटकेगा बदमाश? मैं हूं ना, मैं एंड तक लेके चलूंगा ना। आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसका नाम है महामंत्र। उसके बाद इस चैप्टर में तो आप बच्चे का खेल है, बट महामंत्र के पहले मंत्र का उच्चारण तो सीखना पड़ेगा ना। वही उच्चारण अभी आपको करा रहा हूं, आप अटकेंगे नहीं, चिंता नहीं कीजिए। ये बात खत्म हो गई। अरे एक मिनट, मैं तो हैरान हूं, आप लोगों ने, आप में से किसी भी बच्चे ने मुझसे क्यों नहीं पूछा ये क्या था अमाउंट? आप में से किसी भी बच्चे ने क्यों नहीं पूछा? मैं हैरान हूं। पता है, ये देखो एक वर्ड हमने बार बार यूज किया, दैट वाज, कहां चला गया? फ्री रिजर्व। ये देखो आपका फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होते हैं? फ्री रिजर्व हम किसको बोलते हैं? क्या फ्री रिजर्व का मतलब सिर्फ जनरल रिजर्व होता है? ये देखो आप यहाँ पे था ना आपका जो हमने एंट्री पास किया है कंडीशन 2 के अंदर में, हमने फ्री रिजर्व कहा था। तो क्या फ्री रिजर्व सिर्फ जनरल रिजर्व होगा? नहीं बच्चे, फ्री रिजर्व में बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब वो सारे नाम आपको लिखवाऊंगा, याद कराऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। एक बहुत सिंपल से तरीके से फ्री रिजर्व का मतलब समझाता हूं और अपने आप बताना शुरू कर देंगे वो फ्री है कि नहीं है। आइए ना, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। अभी आपका ये नोट 1 हुआ था, इसको ना, इसका नाम क्या दिया आपने? ये नाम क्या लिखा आपने? इट वाज नोट नंबर 1। लिख लो यहाँ पे, ये नोट 1 था आपका। ऐसे में 6 से 7 नोट दूंगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब आ जाओ नोट नंबर 2। ये जो बॉक्स में कंप्लीट किया था, इट वाज नोट नंबर 1। नाउ वी आर कमिंग टू नोट नंबर 2 आपका। अब मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, लिखिए मेरे साथ नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखेंगे आप यहाँ पे, नोट नंबर 2। ये नोट है मीनिंग ऑफ, मीनिंग नहीं कहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स बता रहा हूं बच्चे आपका, है ना। रिजर्व्स का मतलब क्या निकल के आता है? पता है, रिजर्व्स को सेक्शन 55 के लिए, याद रखना,
हर एक सेक्शन के लिए रिजर्व का मीनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व किसके लिए बता रहा हूँ, आपका सेक्शन 55 के लिए। जितने भी रिजर्व होते हैं ना, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्री रिजर्व, एक होता है फ्री रिजर्व, और एक होता है नंबर टू में नॉन फ्री रिजर्व। नॉन फ्री रिजर्व, एक बात बोलूं, ध्यान से सुनना। नॉन फ्री रिजर्व का एक और भी नाम है, इसको कहते हैं, इसका और भी नाम स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब कि जो रिजर्व किसी खास पर्पस के लिए बना है, हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। तो पहले ना मैं नंबर वन आपको, वन लिखेंगे आप मेरे साथ, यहाँ पे वन लिखेंगे, और आप यहाँ पे फ्री रिजर्व का मीनिंग मेरे साथ सुनेंगे और लिखेंगे आप यहाँ पे कि फ्री रिजर्व में क्या क्या नाम होते हैं, कौन कौन से। लिखना, दोज रिजर्व, दोज रिजर्व, वो रिजर्व, दोज रिजर्व विच आर free free from any specific obligation are called फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व वो रिजर्व जो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, मतलब उसपे कोई एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये पैसा आपको यहीं पे यूज करना है, हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं फ्री रिजर्व। कहते हैं आगे, इसके आगे ही लिखेंगे इसी में, दे दे कैन बी दे कैन बी यूज्ड दे कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, they can be used for payment of dividend without without any restrictions, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के हम उन पैसे को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड को देने के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व। क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व आपका, है ना। लिखेंगे आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। इसमें कौन कौन से रिजर्व आएंगे पता है, कहता है जैसे कि एक तो नाम आप ऑलरेडी जान ही चुके हैं, जनरल रिजर्व। इसमें कोई फिक्स ऑब्लिगेशन तो होता नहीं, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक हो जाएगा बच्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में आप कभी कभी देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या, जो पैसा प्रॉफिट का बचा हुआ है। इसी का एक और भी नाम होता है, हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, ये सारे प्रॉफिट जो बच गया है हमारे पास, उन्हीं के अलग अलग नाम होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग आपका। फिर आप लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। लेकिन ध्यान देना, आंखें खोलकर मैं आगे क्या लिख रहा हूं, आगे ब्रैकेट में रियलाइज्ड, रियलाइज्ड इन कैश। ये कैपिटल रिजर्व हम तभी फ्री रिजर्व मानेंगे अगर वो रियलाइज्ड इन कैश है। सर रियलाइज इन कैश का क्या मतलब होता है, फिलहाल तो इतना समझ लो कि इसके बदले में पैसा हमारे पास आया है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ, सुन लो। जैसे मशीन हमने बेचा 5 लाख का, मशीन मशीन 6 लाख में बेचा, 1 लाख का फायदा हुआ ना, ये फिक्स्ड एसेट्स पे आपका फायदा है, ये कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। हम इसका नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व। मतलब जो भी फायदा, सुनना, जो भी फायदा आपको कोई फिक्स एसेट्स पे या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे होता है। लायबिलिटी हमारी 10 लाख की थी, 10 लाख के बदले में हमने 8 लाख पे किया और हमें माफी मिल गई 2 लाख की। 2 लाख का जो फायदा हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो मेरे बच्चे, जो भी कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश है, कैश में आपके पास आया है, तो ही आप यहाँ पे यूज करेंगे। एक और नाम बताता हूँ, मशीन हमारा 5 लाख का था, हमने उसको रिवैल्यू करके 6 लाख रुपए कर दिया, 1 लाख से मशीन की वैल्यू बढ़ा दिया। ये फायदा भी जो होता है ना, ये कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। तो हमारे पास लायबिलिटी साइड में या तो लिख दो रिवोल्यूशन रिजर्व या लिख दो कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कोई भी नाम लिखना अलाउड होता है। तो जो आपने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखा ना बच्चे, इसके बदले में कैश आपके पास नहीं आया है। अगर वो फायदा आपके पास कैश में आया, मशीन बेच दिया तो हमें फायदा आ गया। जैसे मान लो आपने बिल्डिंग बेच दिया फायदे में, तो पैसा आया है। लायबिलिटी का कम पे किया, फायदा हमें हुआ आपके कैश में। याद कीजिए बचपन में शेयर फॉरफीचर, जब शेयर्स को हम फॉरफिट करते थे और री इश्यू के बाद कुछ पैसा बच जाता था तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे, वो भी कैश में आपके पास आया है।
तो ये सारे जो होते हैं ना, वो कहते हैं क्या, रियलाइज इन कैश, ये कैश में हमारे पास आए हैं। तो फ्रीजर में जनरल हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश ब्रैकेट में है, कॉमा लिखेंगे आप यहाँ पे। और कुछ नाम बताओ ना, कोई भी दूसरा नाम, जैसे कि आपका एक्सेस, एक्सेस आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और एनी अदर प्रोविजन ऑब्लिक रिजर्व ऑब्लिक फंड। सर ये समझ में नहीं आया, ये तो बहुत ही, ये तो आप चिंता नहीं करो, इसके बारे में एग्जामिनर खुद बताएगा। आप देखो, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश, ये तो समझ में आ गया होगा। एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाए, जैसे मान लो आपके बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका 2 लाख रुपए का है, बट क्वेश्चन कहता है कि इसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, वो सिर्फ 150 की है। तो 50,000 रुपए जो एक्स्ट्रा उसमें पड़ा ना बच्चे, वो फ्री है, उसका यूज नहीं है, वो कोई किसी पर्पज के लिए नहीं है। समझ आ रही बात मैं क्या बता रहा हूँ। उसी तरीके से मान लो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, 3 लाख रुपए अमाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा है, बट क्वेश्चन कहता है भैया इसमें हमें सिर्फ 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो जितने की रिक्वायरमेंट है वो तो आपका स्पेसिफिक हो गया, जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री बोल देंगे, उस पैसे को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आप इतना करके लिख दीजिए। एक नाम और आपका होता है डिविडेंड, एक नाम होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। देखो ये नाम ही कह रहा है कि डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व, मतलब कि डिविडेंड को पे करके हमने प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल कर रखा हुआ है। तो कोई भी रिजर्व, कोई भी पैसा जो डिविडेंड के लिए है, वो भी क्या होता है, फ्री माना जाता है। ये सब आपके फ्री में निकल के आएंगे। दोबारा सुनिए, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, रिटेन अर्निंग या कैपिटल रिजर्व, इतना नाम दिया रहेगा। थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करेगा तो पता है इसके साथ साथ क्या बोलेगा, कि हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, या कोई मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, बैलेंस शीट में दिखाएगा 5 लाख, नीचे कहेगा सिर्फ 4 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो जितने की रिक्वायरमेंट है वो फ्री नहीं है, जितने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो फ्री अमाउंट है, हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको कम करके हम सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसका मतलब होता है। लिखेंगे नंबर टू नॉन फ्री रिजर्व, नॉन फ्री रिजर्व, नॉन फ्री रिजर्व कहते हैं इसके बारे में, सच रिजर्व, लिखिए यहां पे, सच रिजर्व आर created for some स्पेसिफिक पर्पस, उनको किसी खास पर्पस के लिए ही आपने क्रिएट किया है, खास पर्पस के लिए, फुल स्टॉप। दे कैन नॉट बी यूज्ड, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, they cannot be used for payment of dividend to the shareholders। उनको हम शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड नहीं दे सकते बच्चे। वो कह ही रहा है, क्या बता रहा है जी, आपका नॉन फ्री है, स्पेसिफिक है, किसी खास पर्पस के लिए आपने क्रिएट किया है ना। अगर आप मुझसे एग्जांपल पूछेंगे तो एग्जांपल में कुछ नाम आप बताओ ना, मैं बताता हूं। जैसे कि एक नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम है ना। इसको इसको हम मेरे बच्चे सेक्शन 52 कहता है कि कहाँ कहाँ यूज होगा, उसमें डिविडेंड का पेमेंट करना अलाउड ही नहीं है। ये क्रिएट होता है किसी खास पर्पस के लिए, हम वहीं पे यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से एक नाम होता है डिवेंचर, डिवेंचर डिवेंचर रिडम्पशन, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये पता है क्यों क्रिएट करते हैं, हम डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए। तो डीआरआर जो होता है वो एक खास पर्पस के लिए क्रिएट किया, दैट इज नॉट फ्री, बिल्कुल फ्री। में कसम से कहता हूं कि एग्जाम में 95% केस में ये 3 और 4 नाम के सिवाय 5वां नाम नहीं आएगा। 5वां आएगा तो साफ साफ बताएगा भैया ये एक्सेस है, जितना एक्सेस है उतना हम यूज कर लेंगे, बस खत्म हो गई बात। और जो आपका नॉन फ्री रिजर्व है ना, नॉन फ्री आपका, तो ये आपका क्या हुआ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया। फिर आप यहाँ पे ले लीजिए और कुछ नाम बताओ ना। एक अभी नाम हमने खुद देखा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, देख रहे हो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फ्री है क्या, नहीं सर, इसको हमने क्रिएट किया है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। तो ये एक नाम हो गया, और कुछ नाम बताइए आप।
और कुछ नाम बताइए। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। लेकिन लेकिन ये कौन सा, ये तो आपका रियलाइज्ड इन कैश था, ये था आपका नॉट रियलाइज्ड, नॉट रियलाइज्ड इन कैश। और चिंता नहीं करना, एग्जाम में हमेशा बताएगा कैपिटल रिजर्व के बारे में कि भैया ये रियलाइज इन कैश है कि नहीं, अगर हाँ तो यहाँ पे फ्री मानेंगे, अदरवाइज नॉन फ्री मानेंगे। कुछ और नाम बताओ ना, अगर आपको नाम कुछ पता है तो कुछ और नाम बताओ। जैसे कि एक हो गया बायबैक रिजर्व। आप बिलीव कीजिए ये सारे रिजर्व जो है ना, दे हैव बीन क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस आपका। एक कहता है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, याद कीजिए, ये आपने टैक्स में पढ़ा हुआ है, ये क्रिएट करती है कंपनियां आपके डेवलपमेंट पे खर्च करने के लिए, है ना, एक्सेट्रा। ऐसे हजारों नाम होंगे बच्चे, हजारों नाम आपके होंगे, है ना। तो वो सारे के सारे क्या बोले जाएंगे, आपका नॉन फ्री रिजर्व आपका। तो फ्री एंड नॉन फ्री की बातें तो दिमाग में बैठ गई होंगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, फ्री में इनके सिवाय कोई नाम नहीं होता, इनके सिवाय कोई नाम नहीं होता। अगर इनके सिवाय कुछ नाम अगर हुआ, अगर इनके सिवाय कुछ नाम हुआ, तो वो कंफर्म्ड आपको बताएगा कि ये फ्री है कि नॉन फ्री है। एक सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, और इस सवाल के साथ आज की क्लास को मैं एंड करना चाहता हूं। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, और उस क्वेश्चन में आपको आ गया बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व। अगर बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या लिख दिया जी, कैपिटल रिजर्व। एग्जाम में बैलेंस शीट दिया हुआ है, और बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व कहता है कि 1 लाख रुपए, लेकिन ये बदमाश नहीं बता रहा है कि कैपिटल रिजर्व जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्री है कि नॉन फ्री। तो फिर हम क्या मानेंगे, जल्दी बताइए। आप मुझे ये बताइए कि ये जो कैपिटल रिजर्व आपका 1 लाख रुपए यहाँ पे दिख रहा है, अगर एग्जाम में इसके बारे में ना बताए कि ये फ्री है कि नॉन फ्री है, तो इसको हम क्या मानेंगे। सारे बच्चे जल्दी बताओ ना, ये फ्री या नॉन फ्री मानेंगे, क्या मानेंगे आपको, माफ कीजिए, मतलब रियलाइज इन कैश मानेंगे या फिर नॉट रियलाइज इन कैश मानेंगे, वो बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट, हर एक इंस्टीट्यूट इसको अलग अलग तरीके से बोलता है ट्रीट करने के लिए। बीकॉम वाले सर कुछ अलग पढ़ाएंगे, सीए में कुछ अलग है, सीएमए में अलग है, सीएस में अलग है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है सीएमए वाला, वो कहता है, लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्टेंट नोट, इंपोर्टेंट नोट लिखना, इफ नॉट मेंशन, इफ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं करता, नहीं करता, कॉमा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व will be assumed, assumed, assumed to be realized in cash, realized in cash, रियलाइज इन कैश। हम उसको कैश में रियलाइज मानेंगे, ब्रैकेट में, यानी कि उसको हम फ्री रिजर्व के रूप में ट्रीट करेंगे, फ्री रिजर्व के रूप में, आपका ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। अ प्रॉपर नोट, अ प्रॉपर नोट should be given, should be given, a proper note should be given along with, along with योर आंसर। आपका जो आंसर होगा ना बच्चे, उस आंसर के साथ एग्जाम में आपको नोट जरूर दे देना होगा कि भैया हमने इसको फ्री रिजर्व ट्रीट किया है। ये जरूर है, नहीं दोगे तो हो सकता है कोई बदमाश टीचर मार्क्स काट ले। ऐसे उनको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ही में बोलता है कि ना बताए तो आप इसको फ्री मान लेना। लेकिन ध्यान रखना, अगर फिर भी आपको क्या करना होगा कि आप नोट देना सेफ्टी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एग्जाम में 95% चांसेज है कि वो बताएगा कि जो कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में वो फ्री है कि नॉन फ्री है, वो बताएगा। नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे। मेरे बच्चे यहां तक बातें क्लियर है आपको। मुझे बताइए, ये नोट आपका जो दिया ना मैंने, अब इसको, इस नोट को भी हम क्या करेंगे, विल पुट इन द बॉक्स। ये हमारा सेकेंड नोट हुआ। सारे नोट आपके पास बॉक्स में होंगे, और इन्हीं नोट को रिवाइज करके एग्जाम जाने जाएंगे आप। ये बड़े चैप्टर आराम से 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर है, जल्दी बता दो, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी थी आज, लेकिन आज का समय खत्म हो चुका है, आज का समय हमारा खत्म हो चुका है। यहां तक की बातें क्लियर है, जल्दी बोलो ना बदमाश, हाँ या ना। आप लोग कैसे बदमाश बच्चे हो, आप लोग जवाब क्यों नहीं देते। यहां तक की बातें क्लियर है। ये सब बदमाश हैं क्या, नहीं कुछ तो ठीक है, ठीक है। तो मेरे बच्चे आज देखो ना, आज हमने 1.5 घंटा एक तरीके से बर्बाद ही कर दिया। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ पढ़ाया। ये तो मैं 5 मिनट में अगर आपको बोल देता कि भैया सेक्शन 55 कंप्लाई करना होगा, कंप्लाई करने के लिए या तो नया शेयर इश्यू कर लो, या फिर सीआरआर बना लो, या दोनों तरीका, और मैं उस पर 2-3 क्वेश्चन करा देता, फ्री नॉन फ्री लिखा देता, तो भी काम खत्म हो जाता।
ये काम खत्म हो जाता। पता नहीं क्यों मैंने अननेसेसरी 1.5 घंटे इस छोटी सी बात के लिए आपके लिए डिवोट किया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 25 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ लगभग। ये जो आज की क्लास आई ना, और इसका जो घाटा फायदा होगा, इसका क्या होगा पूरे चैप्टर में समझ में आएगा। समय बिना लगाए बगैर काम कुछ नहीं हो सकता। नहीं रवि, आज का टाइम खत्म हो गया बच्चे, कल मिलूंगा इसी टाइम पे 11 11 बजे डॉट इसी को स्टार्ट करने के लिए। और आपको लाइव ज्वाइन करना होगा बच्चे। मुझे दिख गया कि आप बदमाशी कर रहे हैं, फिर लाइव क्लासेस बंद कर दूंगा, फिर आपकी मर्जी। तो आप इस चीज को जरूर देखेंगे। और यहाँ तक मैं एक चीज, कल का क्लास का नोटिफिकेशन ऊपर में दिख रहा है, उसको नोटिफाई करके ही आप जाएंगे। क्योंकि अभी पता है क्या होगा, अब यहाँ पे और भयंकर भयंकर बातें शुरू होगी। अगली क्लास में हम देखेंगे, अगर दोनों ही आ जाए, मतलब पार्शली यहाँ पार्शली यहाँ, और पता नहीं अभी कितनी सारी बातें सेक्शन 55 ने अपने अंदर छिपा कर रखा है, जिसको एक एक करके मैं आपके सामने डिकोड करूंगा, एक एक करके डिकोड करूंगा। तो मेरे बच्चे, आज हम यही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। जो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई, आपके इसके अंदर में इसको ध्यान रखेंगे चैप्टर को आगे लेके चलते समय। आप सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा। मिलता हूँ कल इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। जरूर कल आप लाइव ही ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जाते समय कमेंट सेक्शन में कसम खाते हुए जाएंगे कि ये टुमारो आई विल कम ओनली इन द लाइव सेशन। क्योंकि कुछ क्लासेस बस 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 इतना चाहता हूँ। तो कल मिलते हैं बच्चे, आप सबको बाय बाय टाटा, थैंक यू। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने के बाद ही जाएंगे। एंड थैंक यू। थोड़ा पीडीएफ का समाधान कीजिए, क्या पीडीएफ में दिक्कत है बच्चे? पीडीएफ में क्या समाधान करना बता दो एक बार। कुछ सवाल आपके छोटे मोटे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, अब जवाब देने के लिए रेडी हूँ। हाँ जी, थैंक यू शोभित, थैंक यू मैगी, आपको भी। एंड क्या दिक्कत है बच्चे पीडीएफ में? रवि, डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है पीडीएफ में। तो डाउनलोड होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ आप शायद दिक्कत कर रहे होंगे। मैं फिर भी देखता हूँ, उसको कुछ और सिस्टम सही करता हूँ। ये सुरेश, क्लास तो आना ही पड़ेगा बच्चे, लाइव नहीं आएंगे तो फिर मजा नहीं है लाइफ में। और लाइव क्लास लेने का मतलब ही होता है कि आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप बदमाश बच्चे होंगे तो फिर क्या करूंगा। देखता हूँ आलोक क्या दिक्कत आ रही है, मैं खुद आज चेक करूंगा बच्चे इस चीज को। आकांक्षा उपाध्याय, सर ये लाइव क्लास सेव रहेंगी चैनल पे? अरे आकांक्षा, लाइव क्लास एक दो क्लास रखूंगा, बाकी जो लाइव होगा उसको हटा दूंगा। आप लोग बदमाश हो, हम लोग मेहनत करते हैं कि आपको थोड़ा एक रिदम मेंटेन करे, तो पढ़ाई पे ध्यान दिलाऊं। आप लोग लाइव बनते ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। करता हूँ उसको दूर, मैं दूर करता हूँ बच्चे। सुरेश, देखता हूँ बच्चे वो क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं करता हूँ उसी का। ये शोभित, यशस्वी भी वही सवाल पूछ रही है कि ये क्लासेज रहेंगी आपका। यशस्वी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस बच्चे, जो पेड क्लासेज का कंटेंट आपके पास गया होगा, उसमें ये चैप्टर ब्लैंक दिख रहा होगा। इस चैप्टर में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे नए लॉज, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जो पहले नहीं एप्लीकेबल थे वो ऐड किया। तो वो आपके पास लाइव ही मेरे साथ करना होगा, लाइव, या आधे महीने के बाद, 15-20 दिन के बाद आपके पास रिकॉर्डेड वाले में वहां दिखेगा। तो या तो पहले मेरे साथ खत्म कर लो, आपको मजा आएगा यहाँ पे। बाकी चैप्टर्स जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ये चैप्टर मेरे साथ लाइव कर लीजिए। अगर बोलते नहीं सर मुझे रिकॉर्डेड में ही करना है, तो 15 डेज वेट करना होगा उस फोल्डर में इस क्लास के आने में आपका। आई समझ में यशस्वी? गुड प्रिंस, ठीक है बच्चों। मुझे नहीं दिख रहा कुछ अलग से आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ सवाल आप पूछ नहीं रहे, तो मैं सेशन को बंद करता हूं। मिलता हूं कल 11 बजे इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। आप सबको बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हाँ जी पंकज गोड से, उसके भी क्वेश्चंस जो है, नहीं आपके पास जो लेक्चर्स गए होंगे उसमें टोटल लेक्चर्स गए होंगे 7, इसमें प्लस एक और लेक्चर होगा। आप जो बोलो ना कि इंस्टीट्यूट ने मॉडल नया जो ऐड किया, वो कई सारे क्वेश्चन इंडेक्स बेस्ड है, वो मैंने यहाँ नहीं कराया, वो ऑलरेडी यहाँ पे कराया हुआ है। आपको जो क्लास गई होगी बहुत आसानी से उसको पढ़िए। आप पिछले 50 साल, 200 साल, 500 साल का हिस्ट्री देख लो, संतोष सर जितना पढ़ाते हैं उसमें से ही क्वेश्चंस निकल के आते हैं। बच्चे ही बदमाश है, बोलते हैं कि सर हमें इतना पढ़ना ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। आप उसको पढ़ के जाइए, उससे हट के कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है पंकज, थैंक यू बच्चों, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली ही क्लास कल 11 बजे इसको कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू। ये सरावी 500 साल।